तो जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो यहाँ पर हम मॉडल नंबर तीसरा लेके आए हैं, यानी तीसरी वीडियो है जहाँ पर हम पूरे 50 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ये भी 50 क्वेश्चन उन्हीं वीडियो के तरीके पूरी यूनिट से हैं और सारे के सारे इम्पोर्टेंट है। इनमें से भी उतने ही क्वेश्चन फंसेंगे जितने कि उन दोनों वीडियो में थे। मतलब तीन की तीनों वीडियो अगर आप पूरी देखते हैं तो आप एक तरह से बहुत ही अच्छी प्रिपरेशन आपकी हो जाएगी आपके एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, यहाँ पर मैंने पूरे टोटल 150 क्वेश्चन हो जाएंगे आज की क्लास को लेकर, और ये 150 क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी तो उनको भी देखकर अपने प्रिपरेशन को और मजबूत कर सकते हैं, क्योंकि वो भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं अपने इस क्वेश्चन की। तो सबसे पहले आपको ये करना है, यहाँ पर 1 से लेकर पूरे 50 क्वेश्चन तक आपको आंसर करना है कमेंट बॉक्स पर। उसके बाद अपना स्कोर लिख के बाद में बताना है कि हमारे 50 में से इतने सही हुए। आपको यहाँ पर सिर्फ इस चीज़ को चेक करना है कि हम कितने क्वेश्चन सही कर पाए हैं। पूरी ईमानदारी वाली बात है, आपको सिर्फ ये बताना है कि आपने कौन सा क्वेश्चन टिक किया, वो सही हुआ नहीं हुआ। लास्ट में पूरा स्कोर अपने पेन कापी के साथ जोड़ के बताना है। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एन इंस्ट्रक्टर इन्वॉल्व्स अपडेटिंग नॉलेज अबाउट द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। अनुदेशक की कौन सी जिम्मेदारी नवीनतम तकनीकी, मतलब अपडेटिंग नॉलेज यानी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, नवीनतम तकनीकी और ज्ञान के बारे में अद्यतन करना शामिल करती है। तो कौन सी, लिजन टू लर्नर्स, मतलब टूवर्ड्स शिक्षार्थियों की ओर, टूवर्ड्स लर्नर्स। अगर वो लर्नर्स की तरफ जाता है तो क्या वो अपने नवीनतम तकनीकी के बारे में अवेयरनेस हो पाएगा, मतलब जान पाएगा। तो लर्नर्स की तरफ वो अगर जाता है तो उसकी तरफ कुछ, मतलब वहाँ पे ऐसा नहीं होता कि वो अपनी नवीनतम तकनीकी के बारे में ज्ञान और अद्यतन करना उसका शामिल होता हो। तो वो किधर जाएगा, अपनी इंडस्ट्री की तरफ जाएगा। उधर कहाँ, इंडस्ट्री की तरफ जाएगा, टूवर्ड्स इंडस्ट्री की ओर वो जाएगा। तब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में उसको पता चल पाएगा कि अभी इस टाइम पे क्या चल रहा है। ठीक है, तो उद्योगों की ओर, उद्योगों की ज़रूरतों के हिसाब से छात्रों को तैयार करने के लिए अनुदेशक को हमेशा नवीनतम तकनीकी के बारे में जानना चाहिए। मतलब इंडस्ट्री क्या चाह रही है उस हिसाब से अपने आप को अपडेट रखेगा एक इंस्ट्रक्टर, तभी अपने जो ट्रेनी है, स्टूडेंट है, उसको अपडेट कर पाएगा, है ना। तो यहाँ पर अगर एक इंस्ट्रक्टर की अपडेट होने के बाद, मतलब उसके नॉलेज, अगर वो चाहता है कि मैं इस टाइम पे कौन सी तकनीकी चल रही है, कौन सी लेटेस्ट तकनीकी चल रही है, न्यू टेक्नोलॉजी कौन सी है, ये सब चीज़ के बारे में वो अपडेट होना चाहता है, तो उसको इंडस्ट्री की ओर जाना पड़ेगा। किसकी ओर जाना पड़ेगा, उद्योगों की ओर जाना पड़ेगा। आप अगला क्वेश्चन देखते क्या कह रहा, हाउ डज इन इंस्ट्रक्टर इन्फ्लुएंस सोसाइटी एंड नेशन थ्रू ट्रेनिंग। अनुदेशक प्रशिक्षण के माध्यम से, किसके माध्यम से, प्रशिक्षण के माध्यम से, मतलब अपने ट्रेनिंग के माध्यम से समाज और राष्ट्र को कैसे प्रभावित कर सकता है। एक इंस्ट्रक्टर तो एक हिसाब से जो न्यू जनरेशन होती है, कहने का मतलब जो स्किल देता है, उसके साथ साथ अपने समाज और राष्ट्र को कैसे प्रभावित कर सकता है, इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको बताना है। समय की पाबंदी को बढ़ाकर, अगर समय की पाबंदी बढ़ाता है तो क्या ये ऐसा हो सकता है, तो आप कहेंगे नहीं सर जी, समय की पाबंदी बढ़ाने से यहाँ समाज और राष्ट्र को प्रभावित करना कुछ हो नहीं सकता है इससे। ठीक है, समय की पाबंदी बढ़ाकर अगर अनुदेशक जो है आपका इंस्ट्रक्टर है, आप समय की पाबंदी बढ़ा देते तो वहाँ पर आपका समाज और राष्ट्र का भला होना आपके समय के पाबंदी बढ़ाने से नहीं होगा। तो अगला ऑप्शन क्या कह रहा है, केवल सैद्धांतिक अवधारणाओं को पढ़ाकर, केवल सैद्धांतिक अवधारणाओं को पढ़ाकर भी यहाँ पर समाज का भला नहीं होगा। किससे होगा, बाय डेवलपिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सामाजिक जिम्मेदारी विकसित करके। क्या करके, सामाजिक जिम्मेदारी विकसित करके वो क्या कर सकता है, समाज और राष्ट्र को प्रभावित कर सकता है। कैसे, बाय डेवलपिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कैसे, बाय डेवलपिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सामाजिक जिम्मेदारी विकसित करके। ऑप्शन नंबर ए थ्री बिल्कुल सही होगा। ये क्वेश्चन तो आपके सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रशिक्षण के दौरान छात्रों को सामाजिक, मतलब सामाजिक जिम्मेदारी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की भावना जगाकर अनुदेशक पूरे राष्ट्र और समाज को क्या कर सकता है, बेहतर बना सकता है। ओके, ऑप्शन नंबर ए थ्री बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते क्या कह रहा है,
व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप इन इफ़ेक्टिव टीचिंग, प्रभावी शिक्षण में पहला कदम क्या है। अगर आप इफ़ेक्टिव टीचिंग की बात करते हैं तो वहाँ पर सबसे पहला कदम आपका क्या होना चाहिए, तो सर जी आप कह देंगे यहाँ पर हमारा सबसे पहला कदम क्या होगा, हमें एक प्लानिंग बनाना पड़ेगा इफ़ेक्टिव टीचिंग के लिए। आप टीचिंग के लिए जाते हो उसके पहले आपको क्या बनाना पड़ेगा, प्लानिंग। अब बेसिक सी बात है, अगर आप इस टाइम पे CITS कर रहे हैं या कर चुके हैं तो आप देखे होंगे कि अगर आपका लेसन प्लान 4 दिन पहले है या 5 दिन पहले है, अगर आपको टॉपिक मिल गया है तो आप कितने पहले से प्लानिंग करते हो उस चीज़ को पढ़ाने के लिए। प्लानिंग के साथ मतलब कहने का ये है कि मैं इतने टाइम में ये चीज़ कवर करूँगा, इतने टाइम में ये चीज़ पढ़ा दूँगा, तो ये सब क्या है, आपकी प्लानिंग है। उसके बाद आप क्या करते हैं, प्रिपरेशन करते हो, उसकी तैयारी करते हो, उस चीज़ को पढ़ते हैं, तो आपकी क्या है, प्रिपरेशन। बट उसके पहले आप क्या करते हैं सर जी, प्लानिंग करते हैं, सब चीज़ अरेंज करते हैं, सब चीज़ को समझते हैं, ये सब आपकी क्या है, प्लानिंग है। ऑप्शन नंबर A2 बिल्कुल सही होगा। अगर आपको इफ़ेक्टिव टीचिंग में है, इफ़ेक्टिव टीचिंग की बात करते हैं सर जी, सबसे पहला कदम यहाँ पर पूछ रहा है, सबसे पहला कदम तो सर जी प्लानिंग होगी। ऑप्शन नंबर A2 बिल्कुल सही होगा, प्लानिंग। क्या होगा, प्लानिंग। इफ़ेक्टिव टीचिंग में सबसे पहला कदम क्या होता है, आपका प्लानिंग। कुछ भी पढ़ाने से पहले उसकी सही अगर आप क्रमिक योजना बना लेते हैं तो वो आपकी जो टीचिंग है वो बहुत इफेक्टिव होगी। सबसे पहला और अनिवार्य कदम आपको मालूम होना चाहिए क्या होता है, प्लानिंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। व्हाट डज द प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट एम टू जनरेट अमोंग लर्नर्स, रुचि के सिद्धांत। यहाँ पर आप देखिए रुचि के सिद्धांत का उद्देश्य शिक्षार्थियों में क्या उत्पन्न करना है। रुचि का सिद्धांत अगर आपको हिंदी में नहीं समझ में आ रहा है, अंग्रेजी में जाइए, बोथ लैंग्वेज में यहाँ क्वेश्चन है आपका, बोथ लैंग्वेज में आपका फाइनल एग्ज़ाम भी होगा। ये बात भी आपको याद रखना है कि आप सोचे वहाँ पर केवल हिंदी होगी, केवल अंग्रेजी होगी, नहीं, आपके बोथ लैंग्वेज में आपका वहाँ भी क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो यहाँ अगर आपको हिंदी में कंफर्टेबल है तो हिंदी में समझिए, अंग्रेजी में है तो अंग्रेजी में करिए। बट आपका यहाँ पर आपकी क्या ज़रूरी है कि आपका क्वेश्चन सही होना चाहिए। ठीक है, तो पूछ रहा है इंटरेस्ट का जो आपका प्रिंसिपल है उसमें एक शिक्षार्थी के अंदर क्या होता है, मतलब क्या चीज़ उत्पन्न होता है। अगर आप प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट का यूज करते हैं तो वहाँ पर एक शिक्षार्थी को अंदर क्या होगा, तो सर जी कहेंगे एंजाइटी थोड़ी ना होगा, इंटरेस्ट का आप प्रिंसिपल यूज करेंगे तो वहाँ पर इंटरेस्ट ही होगा। क्या होगा, इंटरेस्ट होगा। जब आप एक जो प्रिंसिपल बना है इंटरेस्ट के लिए तो वो क्या पैदा करेगा, यहाँ पर एक जो शिक्षार्थी है उसके अंदर क्या उत्पन्न करेगा, इंटरेस्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है और बहुत ही कन्फ्यूजन वाला है क्योंकि बहुत से लोग गलत भी कर देते हैं, बट आपको नहीं करना। इसके पहले किए हैं नो प्रॉब्लम, बट यहाँ पर आप इन क्वेश्चन को इतने अच्छे से पढ़िए, एक बार नहीं समझ में आता दोबारा समझिए, दोबारा देखिए, आपका यहाँ पर एक एक क्वेश्चन अपने आप पर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर A3 बिल्कुल सही होगा। रुचि का सिद्धांत एक शिक्षार्थी के अंदर क्या पैदा करता है, रुचि ही पैदा करता है। ठीक है, वहाँ पर ऊब, चिंता, डर ये सब कुछ नहीं पैदा करता, वो क्या पैदा करता है, रुचि पैदा करता है। प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट क्या आपके लर्नर्स के अंदर जनरेट करता है, वो ये जनरेट करता है इंटरेस्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर A3 बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते क्या कह रहा है। व्हाट डज इफेक्टिव टीचिंग इन्वॉल्व रिगार्डिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव, सीखने के उद्देश्य के संबंध में प्रभावी शिक्षण में क्या शामिल है। ठीक है, फिर वहीं पर बात आ गई इफेक्टिव टीचिंग। ठीक है, इफेक्टिव टीचिंग यानी प्रभावी शिक्षण में क्या शामिल है, सीखने के उद्देश्य के संबंध में। तो सर जी वहाँ पर शामिल क्या होगा, इंटेंडेड आउटकम। क्या होगा, इंटेंडेड आउटकम होगा, इच्छित परिणाम। क्या होगा, इच्छित परिणाम होगा वहाँ पर। ऑप्शन नंबर A1 बिल्कुल सही होगा। प्रभावी शिक्षण का उद्देश्य हमेशा यह सुनिश्चित करना होता है कि छात्र पहले से तय किए गए इच्छित परिणाम मतलब इंटेंडेड आउटकम को हासिल कर सकें। ओके, ऑप्शन नंबर A1 बिल्कुल सही होगा यहाँ पर आपका इंटेंडेड आउटकम। आपको यहाँ पर हर एक क्वेश्चन को मेरे बताने से पहले आंसर टाइप करना है और एक पेन कॉपी लेकर अपना आंसर लिखना है। मैंने इतने आंसर सही किए, इतने गलत किए, लास्ट में आपको बताना है अपनी ट्रेड के साथ कि आप किस ट्रेड से बिलोंग करते हैं, थ्योरी वाली। ठीक है, लाइक CSA, फिटर, प्लम्बर, किस ट्रेड से आप बिलोंग करते हैं उस चीज़ को आपको बताना है और अपना स्कोर बताना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका A1 बिल्कुल सही होगा। कोई भी तरह की कन्फ्यूजन हो, डाउट हो, आप पूछ लेना, आपका डाउट मैं बिल्कुल क्लियर करूँगा। अगला क्वेश्चन देखते क्या कह रहा है। व्हाट डज द प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव टीचिंग, यहाँ पर बार बार आपसे पूछा जा रहा है। आपकी अगर आप
आपका वैसे तो इस कोर्स का मेन पर्पज़ क्या है, आप इंस्ट्रक्टर बने ITI के, बट और सारे भी इसके बहुत सारे पर्पज़ हैं। आप अनदर फील्ड में भी जाकर अपना करियर अच्छा बना सकते हैं, बट इसका जो कोर्स है ना, इसका मेन जो है वो आपका इंस्ट्रक्टर का है। तो यहाँ पर जो POT में है आपको इंस्ट्रक्टर बनने के लिए, और या तो एक कहिए कंपनी में भी बहुत सारे काम होते हैं जहाँ पर आपको किसी जो एम्प्लॉय होते हैं उनको ट्रेन करना होता है। अगर आप वैसी जगह पे जाते हैं तो वहाँ पर भी ये सब चीज़ आपको काम आता है, वैसे डेली लाइफ में भी काम आता है ये, ठीक है। तो क्या है ये, इफ़ेक्टिव टीचिंग इन्वॉल्व रिगार्डिंग टू एक्सपर्ट ब्लाइंड स्पॉट, विशेषज्ञ ब्लाइंड स्पॉट के संबंध में प्रभावी शिक्षण के सिद्धांत में क्या शामिल है। आपको ये वर्ड याद रखना है, ब्लाइंड स्पॉट क्या है, ब्लाइंड स्पॉट के संबंध में प्रभावी शिक्षण के सिद्धांत में क्या शामिल होता है। उनकी अनदेखी करना, भैया आप उनकी अनदेखी करेंगे तो आपकी कहाँ पर, ये पहले इस वर्ड को देखिए, इफेक्टिव टीचिंग। जब आप उनकी अनदेखी कर देंगे तो आपकी इफेक्टिव टीचिंग कैसे हो सकती है, नहीं हो सकती ना। तो सबसे पहले आपको उनको जानना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, उनको जानना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर A2 क्या कह रहा है, उनको पहचानना, उन्हें पहचानना। रिकॉग्नाइजिंग द मतलब उन्हें पहचानना। जब उनको आप पहचान जाएंगे तो उनकी ज़रूरतों को भी पहचान जाएंगे, उनको क्या चाहिए वो चीज़ भी पहचान जाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर A2 बिल्कुल सही होगा, उन्हें पहचाना। ब्लाइंड स्पॉट के संबंध में बुनियादी चीज़ें बताना भूल जाना क्योंकि उन्हें बहुत आसान लगती हैं। प्रभावी शिक्षण के लिए ब्लाइंड स्पॉट को पहचानना, यानी उन्हें पहचानना, इसका अर्थ यहाँ है उन्हें पहचानना ज़रूरी है। ऑप्शन नंबर A2 बिल्कुल सही है। यहाँ पर जब आप इफ़ेक्टिव टीचिंग की बात करते हैं तो आपको अपने जो लर्नर्स हैं, स्टूडेंट हैं, उनको पहचानना पड़ेगा, ठीक है, कि वो किस स्टेप से अच्छा सीखते हैं, या आप कौन सी अपने टीचिंग में मेथड यूज करें जिससे आपका जो आगे स्टूडेंट बैठा है, ट्रेनी बैठा है, उसको ज़्यादा अच्छा समझ में आए। फिर उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले उन्हें पहचानना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर A2 बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। विच मेथड इज सूटेबल फॉर ट्रेनिंग स्पेसिफिक जॉब परफॉर्मेंस। क्या होगा, ट्रेनिंग स्पेसिफिक जॉब परफॉर्मेंस, विशिष्ट नौकरी प्रदर्शन के लिए प्रशिक्षण के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है, ठीक है, कौन सी विधि उपयुक्त है आपके जॉब परफॉर्मेंस के लिए। तो सर जी वहाँ पर कौन सा होगा, जॉब एनालिसिस मेथड होगा। क्या होगा सर जी, जॉब एनालिसिस मेथड होगा। ऑप्शन नंबर A1 ही आपका यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, जॉब एनालिसिस मेथड। देखिए किसी खास जॉब की बात की है सर जी आपने, किसी खास जॉब की बात की, मतलब किसी खास जॉब रोल को सिखाने के लिए जॉब एनालिसिस मेथड आपका सबसे बेस्ट होगा, जिससे नौकरी के हर छोटी जिम्मेदारी को आप बारीकी से सिखा सकते हैं। किससे, जॉब एनालिसिस मेथड से। किससे सर जी, जॉब एनालिसिस मेथड से। आपका यहाँ पर स्किल एनालिसिस मेथड आप बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो आपको याद रखना आपका वहाँ पर स्किल एनालिसिस मेथड नहीं होगा। क्या होगा, यहाँ पर विशिष्ट नौकरी प्रदर्शन की बात की है, यानी स्पेसिफिक जॉब परफॉर्मेंस की बात की है, तो यहाँ पर क्या होगा, जॉब एनालिसिस मेथड होगा। क्या होगा, जॉब एनालिसिस मेथड होगा। ऑप्शन नंबर A1 बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते क्या कह रहा है। What does ADDIE stand for इन इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन। देखिए मैं फिर से आपसे बात यही कहूँगा कि जहाँ पर आपसे फुल फॉर्म पूछता है तो वहाँ पर बहुत ही कंसंट्रेट होने की आपकी ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर आपको एक मीनिंग में आपका क्वेश्चन क्या करके चला जाएगा, आपका नंबर लेके चला जाएगा। बहुत जगह ऐसा होता है कि सर आप बाद में देखेंगे कि मैंने सिर्फ एक मीनिंग को नहीं देख पाया, वहाँ पर मैं क्वेश्चन गलत करके चला आया। तो आपको जहाँ पर फुल फॉर्म वाला पूछता है वहाँ पर आपको क्या करना है सर जी, पूरा अच्छे से पूरे ऑप्शन पढ़ना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, एनालाइज, बिल्कुल जरूरी है। पहला जो ए का मतलब आपका यहाँ पर क्या होता है सर जी, एनालाइज होता है। डी का क्या मतलब होता है, डिजाइन होता है। क्या होता है, डिजाइन होता है। फिर सेकंड डी का क्या मतलब होता है, डेवलपमेंट होता है। यहाँ पर इंटरचेंज कर देता है। आपका जो क्वेश्चन बनाते हैं वो लोग क्या करते हैं, पहले डेवलप कर देते हैं बाद में डिजाइन कर देते हैं, और कन्फ्यूजन ऐसी होती है आप गलत कर देते हैं। तो आपको याद रखना, पहले डिजाइन करेंगे तब बाद में डेवलप करेंगे। ये बात बहुत ही ईजी है कि सबसे पहले डिजाइन करेंगे उसके बाद क्या करेंगे, डेवलप करेंगे। उसके पहले तो आप एनालाइज करेंगे, तो वो तो आपको पता है कि ए से स्टार्ट सिर्फ एनालाइज होगा, बट यहाँ पर डबल डी में क्या कर देता है, वो इधर उधर कर देता है। तो पहले डी का मतलब क्या है, डिजाइन। सेकंड का मतलब क्या है, डेवलप। और आई का मतलब क्या है, इम्प्लीमेंट होता है। क्या मतलब होता है, इम्प्लीमेंट होता है सर जी। और ई का मतलब क्या होता है, एवोल्यूट होता है। हिंदी में क्या होता है, विश्लेषण, डिजाइन, विकास, कार्यान्वयन, मूल्यांकन। ठीक है, आपको ये ऑप्शन A1 जो अभी तक आपका क्या कह रहा है, बिल्कुल सही कह रहा है।
ठीक है, अगर आप ऐसे एक एक करके समझते हैं, बट मुझे अगर मुझे A1 मिल गया है बट मुझे फिर भी तीनों ऑप्शन पढ़ना भी नीचे के। ऑप्शन सेकंड क्या कह रहा है, एनालाइज। ए से एनालाइज सही है, डी से डिजाइन भी आपका सही है सर जी, डी से डेवलपमेंट भी सही है, आई से यहाँ पर क्या कर दिया, इंटीग्रेट। आपको याद होगा इंटीग्रेट तो होता ही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर गलत हो गया A2। ऐसे आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगता, मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, बट जब आप वहाँ पर थोड़ा सा टाइम लगेगा आपका कि ये पूरे ऑप्शन समझने में। ठीक है, यहाँ पर इंटीग्रेट कर रहा है तो आपका ऑप्शन A2 गलत होगा। सेकंड देखते क्या कर रहा है, एनालाइज डेवलप। देखिए यहाँ पर वो खेल कर दिया जो मैं अभी आपको समझा रहा था, इन्होंने क्या किया, डेवलप को पहले कर दिया, डिजाइन को बात कर दिया, तो ऑप्शन नंबर A3 भी आपको गलत हो जाएगा। एक एक पॉइंट पकड़ेंगे तुरंत आपको पता चल जाएगा कि ये ऑप्शन गलत है। फोर्थ ऑप्शन देखते क्या कह रहा है, एनालाइज डिजाइन, यहाँ पर क्या कर दिया, डिप्लॉय कर दिया। क्या कर दिया, डिप्लॉय कर दिया, तो डिप्लॉय तो होता ही नहीं है ना। ऑप्शन नंबर आपका A1 बिल्कुल सही होगा। आपको जब इस मेथड को यूज करते हैं जहाँ पर फुल फॉर्म पूछता है तो ज़्यादा टाइम आपको लगेगा नहीं। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आपको अच्छे से क्वेश्चन हो जाएगा। और इस मेथड को यूज करते हैं तो आपका कम से कम परसेंट हो जाएगा जहाँ पर आपका क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा गलत होता था। ठीक है, तो आपको इस मेथड को यूज करना है जहाँ पर फुल फॉर्म होता है। वैसे तो मैं हर एक क्वेश्चन पर सजेस्ट करता हूँ कि आप हर एक क्वेश्चन का पूरा क्वेश्चन पढ़िए, पूरे ऑप्शन पढ़िए, फिर अपना आंसर को डिसाइड करिए। मैं मानता हूँ कि आपकी प्रिपरेशन मजबूत है तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बट फिर भी आप वहाँ पर टाइम दीजिए। वहाँ पर आपके पास इतना टाइम होता है कि आप पूरे ऑप्शन पढ़ सकें, फिर अपना आंसर को सेलेक्ट कर सकें। ऑप्शन नंबर A1 बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते क्या कह रहा है, Which phase of ADDI involves clarifying instructional problem? ADDI के किस चरण में निर्देशात्मक, किस तरह के इंस्ट्रक्शनल समस्याओं को स्पष्ट करना शामिल है? भैया जब आप समस्याओं को स्पष्ट करेंगे कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे सर जी, एनालाइज करेंगे। ऑप्शन नंबर A2 बिल्कुल सही होगा, एनालाइज। क्या होगा, एनालाइज। उसके बाद ही आप क्या करेंगे, डिज़ाइन करेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे सर जी, डेवलपमेंट करेंगे। उसके बाद करेंगे इम्प्लीमेंटेशन, बट सबसे पहले क्या करेंगे, आप एनालाइज करेंगे। जब एनालाइज करेंगे तभी तो आपको पता चलेगा कि इसमें समस्या क्या है। ठीक है, ऑप्शन नंबर A2 बिल्कुल सही होगा। यहाँ पर ज़्यादा कन्फ्यूज होने की बात नहीं है। ठीक है, कोई भी मतलब कोई कोर्स की आप शुरुआती कमियों को, आप समस्याओं को समझना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको उसको समझना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा उस कोर्स को। ठीक है, तो वहाँ पर किसके थ्रू करते हैं आप, एनालाइज के थ्रू करते हैं। क्या करते हैं, एनालाइज के थ्रू करते हैं। ठीक है, यहाँ पर एनालिसिस बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन नंबर A2 एनालिसिस। ठीक है, ऑप्शन नंबर A2 बिल्कुल सही होगा। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, विच डोमाइन ऑफ लर्निंग इज रिलेटेड टू मैनुअल और फिजिकल स्किल। मतलब आपका कौन सा डोमाइन यहाँ पर रिलेट करता है आपका किससे, मैनुअल और फिजिकल स्किल से। किससे, फिजिकल स्किल से। भैया फिजिकल स्किल से मैंने आपको समझाया था, इसके पहले भी एक क्वेश्चन आ चुका है जहाँ पर मैंने बहुत अच्छे से समझाया था। नो प्रॉब्लम, इसके पहले आप नहीं समझ पाए तो फिर से मैं वो चीज़ कर देता हूँ। कोग्निटिव आपका कहाँ से रिलेट करता है सर जी, आपके माइंड से, आपके नॉलेज से रिलेट करता है सर जी। क्या, कोग्निटिव डोमाइन। आपको याद रखना है 3 ही तरह के डोमाइन होते हैं। कौन कौन से, कोग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर। एप्लीकेशन नाम का कोई होता नहीं तो सर जी आप यहाँ पर इसको कोई भी तरह से गलत मत कर देना, कोई एप्लीकेशन लगा के चले आएँ। ठीक है, तो एप्लीकेशन किसी भी तरह का नहीं होता है। 3 तरह के डोमाइन होते हैं आपके। कैसे कैसे, कोग्निटिव होता है, अफेक्टिव होता है और क्या होता है, साइकोमोटर होता है। तो पूछ क्या रहा है यहाँ पर, मैनुअल और क्या, फिजिकल स्किल से कौन सा डोमाइन रिलेट करता है लर्निंग में। ठीक है, शारीरिक या शारीरिक कौशल से संबंधित। तो आपका जो इफेक्टिव होता है सर जी वो हमारे हार्ट से रिलेट करता है, आपके प्रभाव से बात करता है, इमोशन से बात करता है। तो आपका इफेक्टिव डोमाइन भी सर जी नहीं होगा। ठीक है, क्या नहीं होगा, इफेक्टिव डोमाइन भी नहीं होगा आपका। ये दोनों डोमाइन गलत हो जाएंगे क्योंकि कॉग्निटिव डोमाइन हमारा कहाँ से रिलेट करता है, आपके माइंड से, नॉलेज से, तो क्या करता है, रिलेट करता है। तो आपका यहाँ पर जो साइकोमोटर डोमाइन होता है वो रिलेट करता है आपके शारीरिक या शारीरिक कौशल से। किससे, हाथों से किए जाने वाले जो भी आपके काम होते हैं, शारीरिक कौशल होते हैं, फिजिकल स्किल होते हैं, वो सीखने का संबंध आपका किससे होता है सर जी, साइकोमोटर डोमाइन से होता है। किससे होता है, साइकोमोटर डोमाइन से होता है। आपको याद रखना ऑप्शन नंबर A3 बिल्कुल सही होगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, A3 होगा। अगला क्वेश्चन देखते क्या कह रहा है, What is the purpose of a lesson plan for an instructor? अनुदेशक के लिए, किसके लिए, अनुदेशक के लिए पाठ योजना का उद्देश्य क्या है। पाठ योजना का उद्देश्य क्या होता है, कक्षा व्यवहार प्रबंध करना, कक्षा व्यवहार का प्रबंधन करना। कक्षा व्यवहार का प्रबंधन करने के लिए आप लेसन प्लान का यहाँ पर वो नहीं करेंगे।
लेसन प्लान का उद्देश्य आप नहीं कह सकते कि आपका कक्षा प्रबंधन होगा। तो क्या होगा सर जी फिर? शिक्षण प्रक्रिया को क्रमिक रूप से निर्देशित करना। क्या होगा? शिक्षण प्रक्रिया को एक किसके क्रमिक रूप से क्या करना? निर्देशित करना। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर क्या होगा? A2 बिल्कुल सही होगा। टू गाइड द टीचिंग प्रोसेस सिक्वेंसली। क्या होगा? टू गाइड द टीचिंग प्रोसेस सिक्वेंसली। आपका ऑप्शन नंबर A2 बिल्कुल सही होगा। क्या होगा? A2 बिल्कुल सही होगा। जब आप लेसन प्लान का यूज करते हैं तो उसका उद्देश्य यही होता है वहाँ पर कि जो आप अपने टीचर, जो आप इंस्ट्रक्टर हैं, अपने ट्रेनिंग को जहाँ पर लेसन प्लान के थ्रू पढ़ाने जाते हैं तो वहाँ पर क्या होगा? आप अपने ट्रेनिंग को या स्टूडेंट को गाइड कर सकते हैं किस तरह से? एक सीक्वेंसली प्रोसेस से। वो कहाँ पर आपको मिलता है? कहाँ पर मिलता है? लेसन प्लान में। लेसन प्लान में 4 स्टेप होते हैं। उन 4 स्टेप को आप कमेंट बॉक्स पर बताइए। क्वेश्चन नंबर 11 पर मैं आपको एक वर्क दे रहा हूँ, याद रखना क्या है वो? आपको लेसन प्लान के 4 स्टेप बताना है। क्या बताना है? 4 स्टेप बताना। थोड़ा सा मैं आपको हिंट देता हूँ। वो 4 स्टेप कितने दिया? हार्वर्ड जी ने दिया था। किसने दिया था? हार्वर्ड जी ने दिया था। क्या? लेसन प्लान के 4 स्टेप आपको बताना। लेसन प्लान के वो 4 स्टेप क्या हैं? ठीक है, कमेंट बॉक्स पर बताना है। और एक चीज़ मैंने आपसे पहले कही थी कि अपने ट्रेड का नाम बताना है। ठीक है, थोड़ा मैं फाइंड आउट करना चाहता हूँ कि कौन किस ट्रेड से बिलोंग कर रहा है। ओके, आपके थ्योरी ट्रेड का नाम बताना। मुझे पता है कि पीओटी सबकी सेम होती है, बट आपको थ्योरी का भी बताना है कि आप किस ट्रेड से बिलोंग करते हैं। ओके, इतना आपको क्या करना है? इतना आज कमेंट बिल्कुल ज़रूरी है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आपको अपनी ट्रेड और इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर बताना है। वैसे तो ज़्यादातर लोग करते हैं क्वेश्चन का आंसर, मैं देखा हूँ। ठीक है, ऑप्शन नंबर A2 बिल्कुल सही होगा। जब आप लेसन प्लान का यूज करते हैं, शिक्षण प्रक्रिया को क्रमिक रूप से निर्देशित करने के लिए लेसन प्लान का यूज किया जाता है। इसमें कोई भी दो राय नहीं है, ना ही क्वेश्चन में आपका कोई डाउट है। आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर A2 बिल्कुल सही होगा। लेसन प्लान का उद्देश्य क्या होता है आपका? टू गाइड द टीचिंग प्रोसेस सिक्वेंसली। ऑप्शन नंबर A2 बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते क्या कह रहा है? वाई इज इट नेसेसरी टू प्लान अ लेसन? पाठ की योजना बनाना क्यों आवश्यक है? भैया, पाठ का लेसन जो आप लेसन प्लान बनाते हैं उसको क्यों बनाते हैं? उसकी आवश्यकता क्या है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में समझ लीजिए, कक्षा का आकार कम करने के लिए आप लेसन प्लान की कोई आपकी आवश्यकता नहीं होती है। तो किस लिए होती है सर जी फिर? यह सुनिश्चित करना कि संपूर्ण पाठ्यक्रम सामग्री को कवर किया गया या नहीं। देखिए, वहाँ पर आपके अलग अलग स्टेप होते हैं ना। आपको रिव्यू देते हैं। ओके, रिव्यू देते हैं, उसके बाद उससे क्वेश्चन पूछते हैं। क्वेश्चन पूछने के बाद आप उस रियल लाइफ मोटिवेशन के साथ अपने जो आज का टॉपिक है उसको क्या करते हैं? कनेक्शन रिलेट करते हैं। ठीक है, ऐसे आपके स्टेप होते हैं जहाँ पर फिर उसके बाद अपनी क्या करते हैं? ऑब्जेक्टिव स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्टिव स्टार्ट करने के बाद आप बीच बीच में अपना क्या करते हैं? फीडबैक लेते हैं अपने स्टूडेंट से, क्वेश्चन पूछते हैं, समरी देते हैं। ठीक है, असाइनमेंट टास्क देते हैं। ये पूरा लेसन प्लान में दिखाया जाता है कि आपको क्या क्या करना है। वो सारे आपके क्या होते हैं? उसमें दिखाए जाते हैं। ठीक है, तो मतलब आपको पता चल जाता है आप लेसन प्लान के थ्रू कि हाँ, हमने सारी चीज़ें पढ़ाई है। ओके, ऑप्शन नंबर A2 बिल्कुल सही होगा आपका। लेसन प्लान का यहाँ पर मुख्य उद्देश्य, मेन पर्पज़ यहाँ पर ये होता है, क्लास में पढ़ाई को एक सही क्रमिक रूप से सीक्वेंसली आगे बढ़ाना होता है। जो किसका उद्देश्य होता है आपका? किसका पर्पज़ होता है सर जी? लेसन प्लान का होता है। ठीक है, किसका होता है? लेसन प्लान का होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर A2 बिल्कुल सही होगा। पाठ की योजना बनाना क्यों आवश्यक है? टू इंश्योर द इंटायर कोर्स कंटेंट इज कवर्ड। ठीक है, कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि आपने संपूर्ण पाठ्यक्रम सामग्री को कवर किया है या नहीं किया। ऑप्शन नंबर A2 बिल्कुल सही होगा। ये किससे पता चलता है सर जी? लेसन प्लान यानी पाठ की योजना से। किससे? पाठ की योजना से। ऑप्शन नंबर A2 बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते क्या कह रहा है? वाई शुड मीडिया बी चूजन ऑब्जेक्टिव? मीडिया को वास्तविक रूप से क्यों चुना जाना चाहिए? क्यों चुना जाना चाहिए? इस क्वेश्चन में आप थोड़ा फंस सकते हैं। अगर पढ़ा है तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप आंसर कर देंगे, मुझे पता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या है? क्वेश्चन क्या है? 12 है। आप बताइए, मीडिया को वस्तुनिष्ठ रूप से क्यों चुना जाना चाहिए? क्यों चुना जाना चाहिए, ये बताइए। सॉरी, यहाँ पर क्वेश्चन आपका 30 है। वाई शुड मीडिया बी चूजन ऑब्जेक्टिव? ठीक है, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर पहले की तरफ चलते हैं, हम क्या कह रहे हैं? टू फिट ट्रेनिंग
टू फिट ट्रेनी लर्निंग स्टाइल, प्रशिक्षु सीखने की शैलियों को फिट करना। अभी तक इस क्वेश्चन में कोई कमी नहीं है सर जी। ये क्वेश्चन हमारा, ये क्वेश्चन सही है, ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये ऑप्शन सही है। टू फिट ट्रेनी लर्निंग स्टाइल, प्रशिक्षु सीखने की शैलियों को फिट करने के लिए हम क्यों चुनते हैं एक मीडिया को? प्रशिक्षु की जो सीखने की शैलियाँ हैं उनको फिट करने के लिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर A1 अभी तक आपका सही है। सेकंड ऑप्शन देखते क्या कह रहा है? टू फॉलोज पर्सनल परफॉर्मेंस, क्या कर रहा है? व्यक्तिगत वरीयता का पालन करने के लिए आप क्या, एक मीडिया को वस्तुनिष्ठ रूप से चुना जाना चाहिए, ये आपके इसके लिए नहीं होता है, ठीक है। A2 गलत होगा, यही विचलन से बचने के लिए या एक रूपता को सुनिश्चित करने के लिए, ये भी दोनों गलत होंगे। होगा क्या सही? टू फिट ट्रेनी लर्निंग स्टाइल, प्रशिक्षु सीखने की शैलियों को फिट करने के लिए ऑप्शन नंबर A1 बिल्कुल सही होगा आपके यहाँ पर। पढ़ाने के लिए ऑडियो, वीडियो या चार्ट जब आप सर जी यूज करते हैं या चुनते हैं, तो वो चुनाव हमेशा छात्रों के लिए, जो आप चूज करते हो वो हमेशा छात्रों के लिए क्या होता है? छात्रों के सीखने के तरीकों और उनकी स्टाइल को, यानी लर्निंग स्टाइल को ध्यान में रखकर करना चाहिए। किसके? उनके लर्निंग स्टाइल को ध्यान में रख के करना चाहिए। किनके? आपके जो ट्रेनी हैं। किसके? आपके ट्रेनिंग है, ठीक है। ऑप्शन नंबर A1 बिल्कुल सही होगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखते क्या कह रहा है? विच इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी, निर्देशात्मक प्रौद्योगिकी में प्रभावी संचार। सर जी इफेक्टिव कम्युनिकेशन की बात आपने कर दी यहाँ पर। इफेक्टिव कम्युनिकेशन, प्रभावी संचार की विशेषता क्या है? तो सर जी यहाँ पर ऑप्शन देखिए क्या कह रहा है। आप तो बहुत इजी ऑप्शन दे दिए हैं, इनका आंसर हम कर देंगे। क्या? क्लैरिटी होगा इसका आंसर। क्या होगा? क्लैरिटी, क्योंकि इसके बाद जो ऑप्शन है सारे आपको बहुत ईजी तरह से आप फाइंड आउट कर लेंगे। इन डिस्ट्रैक्शन में आपकी इतनी दम नहीं है, आपको डिस्ट्रैक्ट कर दें, बट कुछ लोग होंगे इनमें भी डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। बट वो अगर इस क्लास को देख रहे हैं, इस क्वेश्चन को देख रहे हैं, तो वो नहीं होंगे इसके बाद। भाई आपका इफेक्टिव कम्युनिकेशन तभी होगा जब आपका वो जो कम्युनिकेशन है वो क्लियर होना चाहिए, उसमें क्लियरिटी होनी चाहिए, स्पष्टता होना चाहिए। अगर कम्प्लेक्सिटी है, जटिलता है, तो वो चीज़ किसी को समझ में भी नहीं आ सकती है, ये भी बात वहाँ पर डाउट है। तो कम्प्लेक्सिटी नहीं हो सकता। ज़्यादा लंबा है वो भी बोरिंग वाला कारण है, ज़्यादा लेंथी हो तो वो भी नहीं चल पाएगा। यहाँ पर अस्पष्टता है, कोई चीज़ क्लियर ही नहीं है, तो वो भी नहीं चल पाएगा। किसमें? इफेक्टिव कम्युनिकेशन की बात है। आपकी इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होगी? जब हो गया आपका क्लियरिटी। ऑप्शन नंबर A1 बिल्कुल सही होगा। क्या? क्लियरिटी, इसमें ज़्यादा कुछ डाउट वाली बात है नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका क्या सही होगा? A1 सही होगा। एक अच्छे और प्रभावी कम्युनिकेशन यानी इफेक्टिव कम्युनिकेशन की सबसे बड़ी पहचान उसकी क्लियरिटी है। क्या है? उसकी क्लियरिटी है, यानी पूरी तरह से स्पष्ट होना चाहिए, तभी होगा क्या? इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ऑप्शन नंबर A1 बिल्कुल सही होगा। बाकी ऑप्शन आपको छेड़ नहीं सकते, मुझे ये पता है। कम्प्लेक्सिटी, लेंथ, एम्बिग्विटी, ये आपको किसी भी तरह से डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। इसके पहले करते थे तो नो प्रॉब्लम, इस क्वेश्चन को समझ लीजिए। भाई इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए आपको यहाँ पर पूछ रहा है क्या? प्रभावी संचार की विशेषता क्या है? प्रभावी संचार होगा तो वहाँ पर क्या होगा? तो वहाँ पर वो मैसेज जो होगा आपका, संचार होगा, वो क्लियर होगा, स्पष्टता होगी उस पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते क्या कह रहा है? हाउ डज मोबाइल लर्निंग सपोर्ट द लर्निंग प्रोसेस, मोबाइल लर्निंग आपकी जो है, क्या मोबाइल लर्निंग है, सीखने की प्रक्रिया का समर्थन कैसे करती है? कौन? मोबाइल लर्निंग। तो किस तरह से वो आपकी सहायता करती है? भाई क्या होगा? बाय डाइवर्सिफाइंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव, ठीक है। शिक्षण गतिविधियों को विविधता लगाकर क्या करते हैं? शिक्षण गतिविधियों में विविधता लाकर आपकी क्या करते हैं? मोबाइल लर्निंग कैसे समर्थन करती है? शिक्षण गतिविधियों में विविधता लाकर। कैसे? शिक्षण गतिविधियों में विविधता लाकर आपके मोबाइल लर्निंग क्या करती है? सहायता करती है। अब देखिए मोबाइल लर्निंग के जरिए आप क्या क्या करते हैं? ऐप्स, क्विज, वीडियो, जैसे जैसे अलग अलग तरीक़ों से आप पढ़ सकते हैं, जिससे आपकी क्या होती है? जिससे आपकी क्या होती है? गतिविधियों में विविधता होती है। क्या होती है? गतिविधियों में विविधता होती है। तो किससे होती है? मोबाइल लर्निंग के थ्रू होती है। यहाँ पर पूछ रहा है मोबाइल लर्निंग सीखने की प्रक्रिया का समर्थन कैसे करती है? तो बाय डाइवर्सिफाइंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव, ठीक है। ऑप्शन नंबर A1 बिल्कुल सही होगा। शिक्षण गतिविधियों में विविधता लाकर, ठीक है। ऑप्शन नंबर A1 बिल्कुल सही होगा। क्या होगा? A1 बिल्कुल सही होगा। बाय डाइवर्सिफाइंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव, शिक्षण गतिविधियों में विविधता लाकर। अगला क्वेश्चन देखते क्या कह रहा है?
विच इंस्ट्रक्शनल मटेरियल गिव्स द प्रोसीजर स्टेप ऑफ स्किल। प्रोसीजरल स्टेप ऑफ स्किल कौन सा इंस्ट्रक्शनल मटेरियल आपको क्या करता है, देता है। कौन सा अनुदेशक सामग्री, अनुदेशात्मक सामग्री किसी कौशल के प्रक्रियात्मक, यहाँ ये वर्ड बहुत मैटर करता है, कौशल के प्रक्रियात्मक चरणों को बताती है। तो सर जी लेसन प्लान नहीं होगा, लेसन प्लान में हम किसी लेसन को कंडक्ट करते हैं, किसी लेसन को पढ़ाते हैं, तो वहाँ पर कौशल नहीं होगा सर जी, आपका स्किल नहीं होगा। इन्फॉर्मेशन सीट तो आपको पता है लेसन प्लान के लिए बनाते हैं, लेसन प्लान की डिटेल जानकारी के लिए आप किसका यूज करते हैं सर जी, वहाँ पर आप किसका यूज करते हैं, आप यूज करते हैं इन्फॉर्मेशन सीट का। तो इन्फॉर्मेशन सीट भी आपका गलत हो जाएगा। अब बचे दो ऑप्शन, आप यहाँ पर ये समझिए, ठीक है, दो ऑप्शन है यहाँ पर, इसको ये समझिए, आपको इसका आंसर समझना है। असाइनमेंट सीट, असाइनमेंट सीट आप किसी अपने जो ट्रेनी हैं उसको किसी को टास्क को तो देने के लिए आप किसका यूज करते हैं, असाइनमेंट सीट का यूज करते हैं। तो असाइनमेंट सीट भी नहीं होगा, वहाँ पर होगा क्या सर जी, जॉब सीट होगा। क्या होगा, जॉब सीट होगा। जॉब सीट में होता है आपका प्रोसीजरल स्टेप होते हैं। क्या होता है उसमें, प्रोसीजरल स्टेप होते हैं, स्टेप बाय स्टेप किसी स्किल को करने के लिए वहाँ पर क्या होते हैं, प्रोसीजर होते हैं। ऑप्शन नंबर A4 बिल्कुल सही होगा सर जी। जॉब सीट किसी कौशल के प्रक्रियात्मक चरणों को बताती है। कौन से अनुदेशात्मक सामग्री, तो सर जी वहाँ पर होगी जॉब सीट। क्या होगी, जॉब सीट होगा। इंस्ट्रक्शनल मटेरियल कौन सा आपको देता है यहाँ पर, प्रोसीजरल स्टेप ऑफ स्किल, तो वो होगा जॉब सीट। ओके, ऑप्शन नंबर A4 बिल्कुल सही होगा यहाँ पर, जॉब सीट। ठीक है, किसी प्रैक्टिकल काम या स्किल को करने के लिए जिन जरूरी स्टेप यानी प्रोसीजरल स्टेप का पालन करना होता है वे आपकी किस में होते हैं सर जी, जॉब सीट में होते हैं, और सारे जॉब सीट में दिए जाते हैं। तो आपको याद रखना। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच इंस्ट्रक्शनल मटेरियल प्रोवाइड्स स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस टू ए स्किल। निर्देशात्मक सामग्री, इंस्ट्रक्शनल मटेरियल निर्देशात्मक सामग्री किसी कौशल को हल करने के लिए चरण दर चरण, क्या कह रहा है, स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस, चरण दर चरण मार्गदर्शन प्रदान करती है। तो सर जी फिर वही क्वेश्चन आएगा, मैं आपसे बता दे रहा हूँ कि ये विम से बहुत क्वेश्चन आएंगे, तो विम का डाउट क्लियर कर लेना आपके फाइनल एग्जाम के पहले, ठीक है, अच्छे से पढ़ लेना। ये आपका एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जहाँ से आपको एक अलग तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जहाँ पर आपको कंफ्यूज किया जा सकता है। बट वहाँ पर अगर आप विम को अच्छे से क्लियर कर लेते हैं तो आपको उसमें कैसे भी क्वेश्चन आए, आई होप कि आप उसका आंसर कर देंगे। ठीक है, जब आप इस पर अच्छे से प्रिपरेशन करते हैं। तो यहाँ पर पूछ रहा है स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस टू डू आ स्किल, यानी निर्देशात्मक सामग्री किसी कौशल को करने के लिए चरण दर चरण प्रदान करती है, मार्गदर्शन प्रदान करती है। तो इनमें से कौन सी होगी, आपका लेसन प्लान नहीं होगा। फिर वही बात आ गई, लेसन प्लान में हम किसी लेसन को पढ़ाते हैं, उसी को डिटेल इन्फॉर्मेशन देने के लिए हम किसका यूज करते हैं, इन्फॉर्मेशन सीट का यूज करते हैं। बचा आपका क्या, ऑपरेशन सीट। क्या, ऑपरेशन सीट बिल्कुल सही होगा आपका। स्टेप बाय स्टेप मार्गदर्शन प्रदान करता है, क्या आपका, संचालन पत्रक, ऑपरेशन सीट। डेली डायरी तो किसी भी तरह से नहीं होगा, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना। ये क्वेश्चन कहाँ पर आपका बनेगा, इसका आंसर क्या होगा मैं आपको अभी समझा देता हूँ। वहाँ पर आपसे पूछा जाएगा निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री आपका एक ट्रेनी या स्टूडेंट तैयार करता है। तो वहाँ पर हम लोग जब थे वहाँ पर, तो हम लोग सिर्फ एक ही चीज़ तैयार करते थे, वो क्या थी, डेली डायरी। क्या थी, डेली डायरी। आपसे इस तरह का क्वेश्चन सिर्फ एक ही पूछा जा सकता है, जहाँ पर आंसर आपका होगा डेली डायरी। वहाँ पर पूछ लेगा कि इनमें से कौन सी चीज़ आपका एक ट्रेनी तैयार करता है, तो वहाँ पर डेली डायरी होगा, नो डाउट। बाकी जितनी चीज़ होती हैं ना, वो सब कौन तैयार करता है, आपका इंस्ट्रक्टर तैयार करता है। ठीक है, कौन तैयार करता है, इंस्ट्रक्टर। इनमें दो तरह के मटेरियल होते हैं, लर्निंग मटेरियल, टीचिंग मटेरियल। यहाँ पर लेसन प्लान और डेमो प्लान टीचिंग मटेरियल है, बाकी जितनी सीट है ना वो कैसी हैं, लर्निंग मटेरियल हैं। तो ऑपरेशन सीट बिल्कुल सही होगा आपका, ऑपरेशन सीट। अगला क्वेश्चन देखते क्या कह रहा है, व्हाट द लेवल, मतलब 3 लेवल, फोकस इन द 3 लेवल टू टेस्ट कम्प्लेक्सिटी। परीक्षण जटिलता के 3 स्तरों में लेवल तीसरा किस पर ध्यान केंद्रित करता है। देखिए एक बात आपको क्लियर होना चाहिए, इसमें 3 ही लेवल होते हैं। कितने लेवल होते हैं, 3 लेवल होते हैं। यहाँ पर तीनों लेवल को मैं समझाने की कोशिश करूँगा आपको, ठीक है। तो पहला लेवल क्या आप यहाँ पर किस पर कुछ जोर देता है, फैक्चुअल नॉलेज। आपके पास जब नॉलेज होगा तब यह क्या करें, टेस्ट की कॉम्प्लेक्सिटी क्या करेंगे,
ध्यान केंद्रित कर पाएंगे। तो ऑप्शन नंबर A1 जो है ये लेवल 1 पर क्या करता है, डिसाइड करता है, लेवल 1 पर ध्यान केंद्रित करता है। जो लेवल 1 ध्यान केंद्रित करता है फैक्चुअल नॉलेज पर करता है। किस पर? फैक्चुअल नॉलेज पर करता है। क्या आपका लेवल 1 याद करना है। आपका क्वेश्चन 1 है बट मैं यहाँ पर आपके 3 क्वेश्चन तैयार करवा दूंगा। लेवल 2 किस पर आपका ध्यान केंद्रित करता है सर जी? प्रिंसिपल एंड ट्रांसफर नॉलेज। किस पर? प्रिंसिपल एंड ट्रांसफर नॉलेज, सिद्धांत और ज्ञान का हस्तांतरण। लेवल 2 ध्यान केंद्रित करता है आपका यहाँ पर किसका? परीक्षण जटिलता के 3 स्तरों में लेवल 2 जो होता है वो किस पर ध्यान केंद्रित करता है सर जी? सिद्धांत और ज्ञान का हस्तांतरण। किस पर? सिद्धांत और ज्ञान का हस्तांतरण। आपका ऑप्शन नंबर A2 जो है तो वो किस पर है? लेवल 2 ध्यान केंद्रित करता है आपका किस पर? A2 पर। तो आपका ये ऑप्शन A और B मतलब A1 A2 आपका लेवल 3 के अकॉर्डिंग गलत हो गए। बस आपका बचा एक, इन दोनों में एक है और जो इसके बाद है वो इन तीनों में से किसी पर नहीं है। तो सर जी जब आप तीसरे नंबर पर दोनों चीज़ कर लेंगे तो आप देखेंगे सर जी इससे प्रॉब्लम कौन सी सॉल्व हो रही है, हमारी प्रॉब्लम क्या सॉल्व हो रही है। तो यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन नंबर A3 इसका सही होगा। लास्ट बात पर जो तीसरा लेवल होता है टेक्स्ट कॉम्प्लेक्सिटी का, आपका जो तीसरा लेवल होता है सर जी वो होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग। क्या होता है? प्रॉब्लम सॉल्विंग। आपको याद रखना बहुत अच्छे से, ठीक है। फिर से मैं रिवाइज करता हूँ। जो आपका पहला लेवल होता है आपका किसका? टेस्ट कॉम्प्लेक्सिटी का, वो किस पर ध्यान केंद्रित करता है सर जी? तथ्यात्मक ज्ञान पर। किस पर? तथ्यात्मक ज्ञान पर, फैक्चुअल नॉलेज पर। जो आपका लेवल 2 है सर जी वो किस पर ध्यान केंद्रित करता है? वो आपका सिद्धांत और ज्ञान हस्तांतरण पर ध्यान केंद्रित करता है। और लेवल 3 आपका किस पर ध्यान केंद्रित करता है सर जी? आपका किस पर ध्यान करता है? प्रॉब्लम सॉल्विंग। किस पर? प्रॉब्लम सॉल्विंग पर आपका ध्यान केंद्रित करता है लेवल 3। ऑप्शन नंबर A3 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। किसका? इस क्वेश्चन का आंसर होगा A3 प्रॉब्लम सॉल्विंग। क्या होगा? प्रॉब्लम सॉल्विंग। परीक्षण की जटिलता में आपके याद रखना है सबसे महत्वपूर्ण है 3 ही आपके क्या है? लेवल हैं, ठीक है। 3 सबसे लेवल हैं जिनका मुख्य काम छात्र की, यहाँ पर तीसरे की बात कर रहा हूँ, इसका मुख्य काम होता है छात्र जो है आपका छात्र की मुश्किल समस्याओं को हल करने के लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग की क्षमता पर आप क्या करते हैं? लेवल तीसरे पर क्या करते हैं? ध्यान केंद्रित करते हैं। ऑप्शन नंबर A3 बिल्कुल सही होगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग। फिर से आपको इस वीडियो को रिवाइज करके देख लेना। वैसे तो मैं तीनों वीडियो कहूँगा, यहाँ पर ज़्यादा थॉट की आपकी ज़रूरत नहीं है। आप तीनों वीडियो को देखिए, अच्छे से समझिए। मेरा पर्पज़ यहाँ पर यही है कि आपको क्वेश्चन अच्छे समझ में आए और आप अच्छा से अच्छा स्कोर कर पाएँ आपके एग्ज़ाम में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते क्या कह रहा है। विच टूल इज यूज टू मेजर द लर्नर अचीवमेंट एंड टीचर सक्सेस। शिक्षार्थी की उपलब्धि, ओके, लर्नर अचीवमेंट शिक्षार्थी की उपलब्धि और शिक्षक की सफलता टीचर सक्सेस को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग करेंगे सर जी? आप जाकर क्वेश्चन पूछने तो नहीं लगेंगे, ठीक है। क्वेश्चन पूछना आपका गलत होगा यहाँ पर सर जी। वहाँ पर टेस्ट लीजिए वहाँ पर आपको पता चलेगा कि जो आपका लर्नर है उसने कितना अचीवमेंट है और टीचर कितना सक्सेस है। किससे पता चलेगा? वो टूल क्या होगा सर जी? टेस्ट होगा। क्या होगा? टेस्ट होगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? A2 बिल्कुल सही होगा, टेस्ट होगा। मोटिवेशन प्रैक्टिस कुछ नहीं होगा। होगा क्या सर जी आपका यहाँ पर? A2 बिल्कुल सही होगा, टेस्ट होगा। क्या होगा? टेस्ट होगा सर जी। परीक्षा या आप टेस्ट ही एक आपका क्या है? वो माध्यम है जिससे आप यह पता चल सकता है कि छात्र ने कितना सीखा है और शिक्षक जो था आपका टीचर था अपने काम को कितना अच्छे तरीके से या कितना सफल तरीके से उसने किया है। वो डिपेंड करेगा आपके इस टेस्ट के रिजल्ट से। जब आप टेस्ट लेंगे उसके रिजल्ट से पता चलेगा जो आपका लर्नर है, ट्रेनी है, उसने कितना अचीवमेंट है और आपने कितना अच्छा पढ़ाया है, ये भी आपको पता चलेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर A2 बिल्कुल सही होगा। आई होप कि जो लोग इसको करेंगे आगे उन लोग को ये सब चीज़ बाद में बहुत ही मतलब समझ में आएंगे कि हमने जो पहले पढ़ा था वहाँ रियल लाइफ में अप्लाई हो रहा है, ठीक है। क्योंकि आप जब टीचर बनेंगे तो वहाँ पर ऐसा, इंस्ट्रक्टर बनेंगे तो वहाँ पर ऐसा नहीं होगा कि आप कभी ना कभी टेस्ट लें। जब आप टेस्ट लेंगे तो वहाँ पर जो आपका ट्रेनिंग होगा उसका रिजल्ट ही आपको बताएगा कि आप कितना अच्छा पढ़ा पाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते क्या कह रहा है। व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ मेकिंग जजमेंट बेस्ड ऑन क्राइटेरिया।
मानदंडों के आधार पर निर्णय लेने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मानदंडों के आधार पर, तो प्रश्न पूछना नहीं होगा सर जी आपका, प्रेरणा नहीं होगा, होगा क्या? एवोल्यूशन होगा। एवोल्यूशन बिल्कुल सही होगा, यहाँ पर क्या होगा? एवोल्यूशन होगा आपका, ऑप्शन नंबर A3 बिल्कुल सही होगा, एवोल्यूशन। पहले से तय किए गए मापदंडों के आधार पर छात्र के पूरे प्रदर्शन का अंतिम फैसला या निर्णय लेना मूल्यांकन यानी एवोल्यूशन कहलाता है। आपको सर जी क्या कहलाता? एवोल्यूशन कहलाता है। ऑप्शन नंबर A3 बिल्कुल सही होगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखते क्या कह रहा है। What the project management tool ADDIE involves? ADDIE इनको आपको क्या करना सर जी? मैं फिर से आपको सजेस्ट करूँगा यहाँ पर आपको सभी लोग को, आप जाइए इस क्लास को पूरी कंप्लीट करिए, उसके बाद ADDIE को अपने थ्योरेटिकल बुक से, ई बुक से, कैसे भी करके AI टूल का यूज करके आप ADDIE, विम इन जैसे ब्लूम्स टैक्सोनॉमी इन जैसे जो मेन टॉपिक है ना, इनको बहुत अच्छे से क्लियर कर लेना, क्योंकि अब यहाँ पर इतना टाइम नहीं है कि क्लास बनाई जाए, आपको समझाया जाए। अगर आप न्यू लर्नर्स हैं, आपके यहाँ पर आप मेरे न्यू साथी हैं जो आप अब करना चाहते हैं, तो नो प्रॉब्लम, मैं इसको पूरी तरह से आपको आगे समझाऊंगा ADDIE ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप क्या हैं, न्यू हैं, बट आपका एग्ज़ाम करीब है, आपका सेशन 2025-26 है, तो आप अभी आपके पास टाइम है ADDIE जैसे कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर कर लें। ठीक है, तो फिर आप आते हैं आप क्वेश्चन के पास। क्या कह रहा है? परियोजना प्रबंधन उपकरण ADDIE में क्या शामिल है? तो ठीक है, देखते हैं। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? एनालाइज, डिज़ाइन, डेवलपमेंट, इम्प्लीमेंट, एवोल्यूट। ठीक है, यहाँ पर अभी तक ये तो सही है आपका। ठीक है, अगला देखते हैं। एनालाइज, डेवलप, ये तो गलत है, पहले डिज़ाइन है, पहले डिज़ाइन होना चाहिए। ठीक है, ये गलत हो गया। एनालाइज, डिज़ाइन, डेवलप, इवेंट नहीं होता है यहाँ पर, इवेंट नहीं होता है। ठीक है, इन्वेंट नहीं होता आपका, यहाँ पर क्या होता है? इम्प्लीमेंट होता है। क्या होता है सर जी? इम्प्लीमेंट होता है। ऐसे ही आपको फंसाएगा एक दो मीनिंग से। ठीक है, एसेस भी आपका यहाँ पर नहीं होता है। ठीक है, आकलन भी नहीं होता आपका यहाँ पर, एसेस भी नहीं होता, ये भी गलत हो जाएगा। एक वर्ड को पकड़ेंगे तुरंत आंसर निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर A1 बिल्कुल सही होगा। एनालाइज, डिज़ाइन, डेवलपमेंट, इम्प्लीमेंट, एवोल्यूट। याद रखना ADDIE का फुल फॉर्म सबसे पहले। ADDIE से आपका क्वेश्चन फंसेंगे, मैं इसको बता सकता हूँ 99%। ठीक है, ADDIE से क्वेश्चन आपका आएगा, इसको अच्छे से क्लियर कर लेना। अगला क्वेश्चन देखते क्या कह रहा है। व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ वर्कशॉप लेआउट? जो आपका कार्यशाला लेआउट का क्या लाभ है? क्या लाभ है? अनुचित वेंटिलेशन, इम्प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं होगा आपके यहाँ पर, असुविधा भी नहीं होगा आपके यहाँ पर, असुविधा भी नहीं हो सकता। क्या होगा सर जी? फर्श की जगह का क्या होगा? फर्श की जगह का किफ़ायती उपयोग होगा। क्या होगा? फर्श की जगह का किफ़ायती उपयोग। ऑप्शन नंबर A3 बिल्कुल सही होगा। यूजेस ऑफ फ्लोर स्पेस कॉमनली। ठीक है, फर्श की जगह का किफ़ायती उपयोग होगा आपका एक ऑप्शन नंबर A3 बिल्कुल सही होगा यहाँ पर। ठीक है, वर्कशॉप का लेआउट अच्छे से डिज़ाइन करने का फ़ायदा यही है कि आप उपलब्ध जो ज़मीन है या फर्श है उसका अच्छे से क्या कर पाएंगे? उपयोग कर पाएंगे वहाँ पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर A3 बिल्कुल सही होगा। फर्श की जगह का किफ़ायती उपयोग, ऑप्शन नंबर A3 बिल्कुल सही होगा यहाँ पर। ओके, फर्श की जगह में कमी ऐसा हो जाती है, ऐसा नहीं होता है। होता क्या है? ऑप्शन नंबर A3 देख लीजिए, ऑप्शन नंबर A3। अगला क्वेश्चन देखते क्या कह रहा है। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड विथ सेफ्टी, क्वालिटी एंड डिलीवरी, परफॉर्मेंस एंड कॉस्ट कंट्रोल? निम्नलिखित में से कौन सुरक्षा, गुणवत्ता और क्या वितरण, प्रदर्शन और लागत नियंत्रित करता है? इनमें से सर ये प्लानिंग तो नहीं होगा, प्लानिंग तो हम पहले करते हैं, बट वहाँ पर पूरी तरह से प्लानिंग नहीं होगा, आपका ऑर्गेनाइजिंग भी नहीं होगा, योजना भी नहीं होगा। होगा क्या? 5S होगा। 5S के अंदर सभी चीज़ें होती हैं आपकी। क्या होती है? 5S के अंदर क्या होती है? आपको एक चीज़ बताऊँ मैं आपको फिर मैं एक क्वेश्चन का आंसर देने के लिए बोलता हूँ। 5S का फुल फॉर्म लिखना है,
और इस 5S को भी आपको क्लियर कर लेना सर जी। 5S से भी आपका क्वेश्चन आएगा, किससे? 5S से भी आपका आएगा क्वेश्चन। 5S को भी अच्छे से क्लियर कर लेना। वैसे तो सभी क्वेश्चन जितने मैं आपको पढ़ा रहा हूँ सभी इंपॉर्टेंट है, बट मैं बता रहा हूँ कुछ चीज़ों को, उनको भी आप नोट आउट करिए। वैसे आपको वहाँ पर क्लास में आप जाते होंगे तो क्लास में भी आपको टीचर लोग बताते होंगे, आप यहाँ पर भी आते हैं तो मैं आपको समझा रहा हूँ कि 5S को भी अच्छे से क्लियर कर लेना। ऑप्शन नंबर A3 आपका बिल्कुल सही होगा। 5S क्या होगा? 5S होगा। ये कैसी तकनीक है सर जी? आपकी जापानी टेक्नोलॉजी है 5S। 5S का मुख्य उद्देश्य आपका क्या होता है? जो आपकी वर्कशॉप है क्या है आपकी, क्या है? कार्यशाला है या कार्यस्थल कह लीजिए। कार्यस्थल पर आपकी क्या होगी? सुरक्षा, काम की गुणवत्ता बढ़ाना और फालतू के खर्चों और लागत पर नियंत्रण रखना। आपका 5S के ये कुछ आपके क्या होते हैं? आप इन सब चीज़ों का नियंत्रण कर सकते हैं, जैसे सुरक्षा, गुणवत्ता, वितरण, प्रदर्शन, लागत नियंत्रण में आपको किससे आप संबंधित है? ये आपका 5S से संबंधित है। ऑप्शन नंबर A3 बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते क्या कह रहा है। व्हाट आर द पैरामीटर्स ऑफ 5? इनमें से कौन सा पैरामीटर ऑफ 5S का है? मतलब यहाँ पर आपसे फुल फॉर्म पूछा गया है, मैं इजी में बता दूँ। 5S के पैरामीटर क्या हैं? मतलब यहाँ पर आपसे फुल फॉर्म पूछा गया है, यानी 5S के कौन से पार्ट हैं? तो देखिए ऑप्शन क्या होगा। यहाँ पर इस क्वेश्चन में बहुत से लोग फंसे होंगे, मुझे पता है कि इस क्वेश्चन में बहुत से लोग फंसे होंगे। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है। शॉर्ट, हाँ सर ये शॉर्ट तो आपका अभी ये तो सही है, आपका पहला जो इसका पार्ट होगा शॉर्ट सही है। दूसरा भी सर जी आप कह दीजिए सेट भी आप कह दीजिए सर जी सही है। साइन भी आपका कह दीजिए सर जी सही है, साइन भी आपका अभी तक सही है। बट क्या कह रहा है? स्टेबलाइज कह रहा है। स्टेबलाइज ये नहीं है सर जी, मिल गया है यहाँ पर ऑप्शन नंबर A को गलत करने के लिए ऑप्शन। स्टेबलाइज नहीं होता, वहाँ पर ऑप्शन नंबर A1 आपका गलत हो जाएगा। सेकंड देखते क्या कह रहा है। शॉर्ट शिफ्ट नहीं होता, ये भी गलत हो गया। ये फिर क्या कह रहा है? शॉर्ट सेट साइन और क्या है? स्टैंडाइज और क्या कह रहा है? सस्टेन। यहाँ पर ऑप्शन देखिए क्या कह रहा है। पहला जल्द में आप इसको शॉर्ट पढ़ देंगे, बट है क्या है लिखा है यहाँ पर? स्टार्ट लिखा है। क्या लिखा है? स्टार्ट। मैंने देखा कि यहाँ पर लोग जल्दबाजी में कितनी जल्दी गलत करते हैं। यहाँ पर ये मत सोचिए मैंने किया, मैंने सिर्फ समझाने के लिए कि आप ऐसे मत करना, इस वे में मत भागना। इसीलिए मैं कहता हूँ आप टाइम दीजिए, वहाँ पर ऐसे क्वेश्चन पर थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा दीजिए, अच्छे से समझिए फिर आंसर करिए। तो पहले इसने क्या कर दिया? स्टार्ट कर दिया है। थोड़ा सा डिफरेंट है शॉर्ट और स्टार्ट। आप जल्दबाजी में इसको गलत पढ़ सकते हैं, मुझको ये पता है, तो याद रखना, अच्छे से पढ़ना। स्टार्ट नहीं होता है, वहाँ पर होता क्या है? शॉर्ट होता है, सेट होता है, साइन होता है, स्टैंडाइज होता है। क्या होता है? स्टैंडाइज होता है। और क्या होता है? सस्टेन होता है। क्या होता है? शॉर्ट, सेट, साइन, मानकीकृत, बनाए रखना। ऑप्शन नंबर A4 बिल्कुल सही होगा। ये आपके 5S के पैरामीटर हैं। क्या ऑप्शन नंबर A4 में क्या है? शॉर्ट, सेट, साइन, स्टैंडाइज, सस्टेन। ओके, अब थोड़ा समझ लीजिए। शॉर्ट मीन्स क्या होता है सर जी? छांटना। शॉर्ट मीन्स क्या होता है? छांटना। सेट मीन्स मतलब कहता है सेट इन ऑर्डर, मतलब क्रम में रखना। साइन मीन्स मतलब चमकाना, एक तरह से सफाई से रिलेटेड करता है। स्टैंडाइज मीन्स मानकीकरण होता है। और सस्टेन मतलब क्या होता है? बनाए रखना। इनको अच्छे से आपको क्लियर करना है। AI टूल या कैसे भी थ्योरी में जाके आपको अच्छे से पढ़ना है, इसमें से क्वेश्चन फंसेगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। विच प्रिंसिपल ऑफ काउंसलिंग इज टू कीप द क्लाइंट नेम एंड प्रॉब्लम स्ट्रिक्टली सीक्रेट। परामर्श का कौन सा सिद्धांत ग्राहक का नाम और समस्या पूरी तरह गुप्त रखा है? तो कौन सा होगा? प्रिंसिपल ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी होगा। आप सब ऑप्शन नंबर A2 बिल्कुल सही होगा। यहाँ पर गोपनीयता के सिद्धांत बिल्कुल सही होगा। A2 क्या होगा? गोपनीयता के सिद्धांत होगा। क्या होगा? प्रिंसिपल ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी। आपका ऑप्शन नंबर A2 बिल्कुल सही होगा। यहाँ पर गोपनीयता का सिद्धांत जो क्या कहता है? गुप्त रखने के लिए कहता है। किसका? ग्राहक का नाम और समस्या को पूरी तरह से गुप्त रखने के लिए कहता है। प्रिंसिपल ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी ऑप्शन नंबर A2 बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते क्या कह रहा है। व्हाट इज मेंटरिंग? मेंटरिंग क्या है? मेंटरिंग बताइए क्या होता है? मेंटरिंग आपका यहाँ पर पूछ रहा है कि मेंटरिंग क्या है, मार्गदर्शन क्या है। तो देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है।
प्रोविज़न ऑफ प्रोफेशनल असिस्टेंट, व्यावसायिक सहायता का प्रावधान, ये नहीं होगा आपके यहाँ पर। मार्गदर्शन पूछ रहा है, मेंटरिंग क्या है, तो क्या होगा, जजमेंट भी नहीं होगा आपके यहाँ पर। होगा क्या, कोलैबोरेटिव मैनुअली बेनिफिशियल पार्टिसिपेशन, ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से पहले भी आ चुका है। ऑप्शन नंबर A3 बिल्कुल सही होगा यहाँ पर। सहयोगात्मक पारस्परिक रूप से लाभकारी साझेदारी होगी यहाँ पर। मेंटरिंग एक आपसी सहयोगात्मक साझेदारी है, कोलैबोरेटिव पार्टनरशिप है जिनमें दो पक्षों के एक दूसरे से सीखने और आगे बढ़ने का मौका मिलता है। एक दूसरे से सीखने और आगे बढ़ने का मौका मिलता है किसमें, मेंटरिंग में। अगला क्वेश्चन देखते क्या कह रहा है, व्हाट डज मेंटरिंग प्रोवाइड, मार्गदर्शन में क्या मिलता है, मार्गदर्शन में क्या मिलता है आपका यहाँ पर, ये बतीज ग्रेटर स्किल नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर A1। बेहतर कौशल ज्ञान और अनुभव, यहाँ पर कम कौशल बोल रहा है, ज्ञान और अनुभव बोल रहा है, तो गलत है। संदर्भ निर्णयात्मक होना, ये गलत है, तीन के तीनों ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखते क्या कह रहा है, व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वालिटी अ लीडर मस्ट पोसेस, एक नेता में सबसे ज़रूरी गुण क्या है, तो एक नेता में सबसे ज़रूरी गुण जो होता है वो क्या होता है सर जी, वहाँ पर एक नेता में सबसे ज़रूरी गुण जो होता है वो होता क्या होता है, हैविंग अ विजन, क्या होता है, दूरदर्शिता होता है, क्या होता है, दूरदर्शिता होता है। एक अच्छे मेंटर जो कहिए नेता है, एक अच्छे लीडर के पास हमेशा एक साफ विज़न, एक साफ विज़न और दूरदर्शिता, मतलब हैविंग अ विज़न होनी चाहिए, ताकि वह अपनी टीम को भविष्य का सही रास्ता दिखा सके इसके थ्रू। ऑप्शन नंबर A1 बिल्कुल सही होगा आपका, हैविंग अ विज़न। अगला क्वेश्चन देखते क्या कह रहा है, व्हाट इज़ एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमिता क्या है, उद्यमिता क्या है, रनिंग अ बिजनेस, इसके पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, रनिंग अ बिजनेस, ऑप्शन नंबर A1 बिल्कुल सही होगा। उद्यमिता क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, रनिंग अ बिजनेस, बिल्कुल सही होगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर A1 बिल्कुल सही होगा। एंटरप्रेन्योरशिप का सीधा मतलब होता है जोखिम उठाकर कोई नया काम या बिजनेस शुरू करना और उसे चलाना, यानी रनिंग अ बिजनेस बिल्कुल सही होगा। बाकी दूसरों को प्रभावित करना, नकारात्मक अवधारणा विकसित करना, लक्ष्य निर्धारित करना, यहाँ पर एंटरप्रेन्योरशिप नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट द फ्यूचर ऑफ लेजेस फेयर, क्या होगा यहाँ पर, क्वेश्चन देखिए, लेजेस फेयर, क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, व्हाट द फ्यूचर ऑफ लेसेस फेयर लीडरशिप, ये लेसेस फेयर मतलब क्या है, हस्तक्षेप नेतृत्व की विशेषता क्या है, हस्तक्षेप नेतृत्व की विशेषता क्या है, हस्तक्षेप, ठीक है, क्या है, तो नो फ्रीडम टू द फॉलोअर्स, अनुयायियों को कोई स्वतंत्रता नहीं देना, तो सर जी ऐसे कैसे हो सकता है, ये तो गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर A। ऑप्शन नंबर A2 क्या कहला, कंप्लीट फ्रीडम टू द फॉलोअर्स, क्या हुआ, कंप्लीट फ्रीडम टू द फॉलोअर्स, अनुयायियों को पूर्ण स्वतंत्रता। देखिए यहाँ पर आप ये मत सोच के चले जाना कि वही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, वही क्वेश्चन नहीं है, बस 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ पर फिर से आए हैं, ठीक है, यहाँ पर आपकी कोई चिंता वाली बात नहीं, आपसे फिर से रिवीजन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर A2 बिल्कुल सही होगा, कंप्लीट फ्रीडम टू द फॉलोअर्स। अगला क्वेश्चन देखते क्या कह रहा है, CAL के क्या लाभ हैं, CAL का फुल फॉर्म आपको याद रखना क्या होगा सर जी, क्या होगा यहाँ पर CAL का फुल फॉर्म, कंप्यूटर एडेड लर्निंग होगा, क्या होगा CAL का फुल फॉर्म, कंप्यूटर एडेड लर्निंग होगा। तो ऑप्शन देखिए क्या कह रहा है, डिक्रीज द क्वालिटी ऑफ टीचिंग, नहीं, शिक्षा की गुणवत्ता कम करने के लिए नहीं होता आपका CAL, बिल्कुल गलत, ऑप्शन नंबर A1। निम्न स्तरीय सोच, अरे निम्न स्तरीय सोच के लिए थोड़ी ना होता CAL, बिल्कुल गलत होगा। क्या होगा, अनअवेलेबिलिटी ऑफ इंस्ट्रक्शन, ये भी नहीं होगा। निर्देशों की अनुपलब्धता, ये भी नहीं होगा। क्या होगा, फ्लेक्सिबिलिटी इन लर्निंग होगा, क्या होगा, फ्लेक्सिबिलिटी इन लर्निंग होगा CAL का, ठीक है, CAL वाला, CAL के उपयोग का लाभ क्या होगा, फ्लेक्सिबिलिटी इन लर्निंग, ऑप्शन नंबर A4 बिल्कुल सही होगा। यहाँ पर आपका कंप्यूटर की सहायता से, कंप्यूटर एडेड लर्निंग मतलब आपका फुल फॉर्म याद रखना है, सबसे बड़ा फायदा आपका यही होगा यहाँ पर, क्या कि छात्र अपनी मर्जी और स्पीड के हिसाब से फ्लेक्सिबिलिटी तरीके से पढ़ सकते हैं, CAL का ये आपका क्या है, लाभ है। अगला क्वेश्चन देखते क्या कह रहा है,
व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ यूजिंग सिमुलेशन? सिमुलेशन का उपयोग करने का लाभ क्या है? सिमुलेशन का उपयोग करने का लाभ क्या है? तो सर जी निम्न स्तरीय सोच, शिक्षा की गुणवत्ता में कमी, ये गलत है, ये सब निगेटिव पॉइंट है। ऑप्शन नंबर A3 क्या कह रहा है? ऐड मोर एलिमेंट दैट टीचर कैन नॉट ऑफर, ऐसे तत्व जोड़ना जो शिक्षक प्रदान नहीं कर सकता। ठीक है, ये सिमुलेशन का उपयोग करने का लाभ है कि जहाँ पर वो चीज़ एक टीचर इंस्ट्रक्टर ऑफर नहीं कर सकता अपने ट्रेनिंग के प्रति, वहाँ पर क्या वो कर सकता आप सिमुलेशन के थ्रू, सिमुलेशन का उपयोग करके ये आप लाभ कर सकते हैं, लाभ पा सकते हैं। क्या होगा? ऐड मोर एलिमेंट दैट टीचर कैन नॉट ऑफर, ऐसे तत्व जोड़ना जो शिक्षक प्रदान नहीं कर सकता। ऑप्शन नंबर A3 बिल्कुल सही होगा। क्या? ऑप्शन नंबर A3 बिल्कुल सही होगा। ऐड मोर एलिमेंट दैट टीचर कैन नॉट ऑफर। निर्देशात्मक अनुलब्धता, यह क्वेश्चन गलत है, ऑप्शन गलत है। ऑप्शन नंबर A3 बिल्कुल सही होगा आपका यहाँ पर। ठीक है, क्या होगा? ऐड मोर एलिमेंट दैट टीचर कैन नॉट ऑफर। सिमुलेशन के जरिए कंप्यूटर की स्क्रीन पर असली जैसे, कैसे सर जी? असली जैसे प्रैक्टिकल मॉडल दिखाए जा सकते हैं जिन्हें क्लास में नॉर्मली दिखाना टीचर के लिए मुश्किल होता है, मतलब एक तरह से मुमकिन नहीं होता है ये चीज़। ठीक, ऑप्शन नंबर A3 बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते क्या कह रहा है? व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ यूजिंग इंटरनेट इन लर्निंग? सीखने में इंटरनेट का उपयोग करने का क्या लाभ है? तो क्या होगा? प्रशिक्षुओं के लिए पाठों को बेहतर बनाता है। क्या होता है? इन्हेंस लेसन फॉर द ट्रेनिंग, इन्हेंस लेसन फॉर द ट्रेनिंग। ऑप्शन नंबर A1 अभी तक आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर A1 बिल्कुल सही है। बाकी रिड्यूस फ्लेक्सिबिलिटी और प्रोवाइड लेस रिसोर्स, प्रोवाइड लेस एक्सेस टू लेसन बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर A1 बिल्कुल सही होगा यहाँ पर। इन्हेंस लेसन फॉर द ट्रेनिंग, क्या होगा? इन्हेंस लेसन फॉर द ट्रेनिंग। ऑप्शन नंबर A1 बिल्कुल सही होगा। प्रशिक्षुओं के लिए पाठों को बेहतर बनाना। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट इज़ द नीड फॉर अ क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क? योग्यता ढांचे की क्या आवश्यकता है? योग्यता ढांचे की क्या आवश्यकता है? क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क की क्या आवश्यकता है? देखिए, एड्रेसिंग द इश्यूज ऑफ स्किल एक्वायर्ड इन द इनफॉर्मल सेक्टर बाय फैसिलिटेटिंग RPL, अनौपचारिक क्षेत्र में अर्जित कौशल के मुद्दे को संबोधित करना, RPL के सुगम बनाना है। ऑप्शन नंबर A1 ही बिल्कुल सही है आपका यहाँ पर। क्या? A1 बिल्कुल सही होगा यहाँ पर आपका। क्या होगा? जो RPL मतलब क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क की क्या आवश्यकता होती है आपकी? अनौपचारिक क्षेत्र में अर्जित कौशल के मुद्दे को संबोधित करना RPL को सुगम बनाता है। क्या बनाता है? RPL को सुगम बनाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर A1 बिल्कुल सही होगा, यहाँ पर याद रखना आपको। अगला क्वेश्चन देखते क्या कह रहा है? विच टाइप ऑफ द सेंटेंस इज कॉन्ग्रेचुलेशन? कॉन्ग्रेचुलेशन आपका जो बधाई वर्ड है, यह वाक्य किस प्रकार का, ये बताइए। बधाई वाक्य आपका जो है कॉन्ग्रेचुलेशन, ये किस प्रकार का वाक्य है ये आपको बताना है सर जी। कि पहले तो आपको पता होना चाहिए जो सेंटेंस होते हैं हमारे 4 तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं सर जी? 4 तरह के होते हैं। किस तरह, कौन कौन से होते हैं सर जी? देख लीजिए, डिक्लेरेटिव, इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव और क्या होता है? एक्सक्लेमेटरी। 4 तरह के आपका क्या होता है? सेंटेंस होते हैं। उनमें से जो बधाई वर्ड है आपका, कांग्रेचुलेशन यहाँ पर लिखा है, ये किस प्रकार का आपका सेंटेंस है वो बताइए। तो यहाँ पर बधाई, कांग्रेचुलेशन मन की अचानक उठने वाली एक खुशी या तीव्र भावना को दर्शाता है, इसलिए यह एक क्या है सर जी? विस्मय बोधक वाक्य है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। क्या है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। ऑप्शन नंबर A4 बिल्कुल सही होगा। क्या होगा? A4 बिल्कुल सही होगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अगर आपने इसके पहले के क्वेश्चन देखे हैं तो आपको बिल्कुल पता होगा इसका आंसर। इसके पहले की वीडियो आपने नहीं देखा तो मैं सजेस्ट करूँगा आप देख लेना। खासकर ये जो मॉडल मैंने 3 बनाए हैं, ये तीसरा है। इसके पहले 2 मैं अपलोड कर चुका हूँ। इसके लगातार 2 दिन पहले आप देख लेना जाके। ठीक है, इसके पिछली ही 2 वीडियो मिल जाएंगे आपको चैनल पर जाके। आपको अगर
चैनल से जुड़ जाना, क्योंकि आपका चैनल ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। मैं डेली आपके लिए यहाँ पर करियर ग्रोथ से रिलेटेड कंटेंट इसी चैनल पर क्या करता हूँ, अपलोड करता हूँ, जो कि आपको जल्द से जल्द मिलेंगे। और एक चीज़ करना है, आपके जो दोस्त हैं, यार मित्र हैं, छोटे भाई बंधु हैं, उनको इस चैनल को शेयर करना है, क्योंकि उनके लिए बहुत हेल्प करेगा ये चैनल, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर A4 बिल्कुल सही होगा। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस घोषणात्मक होता है एक तरह से, जिसमें घोषणा होती है, ठीक है। प्रश्नवाचक में आपका क्या होता है, वहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क होता है, जो बहुत बड़ा हिंट होता है। आदेशात्मक, जिसमें एक तरह से आदेश होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर A4 बिल्कुल सही होगा यहाँ पर, ठीक है। क्या होगा, A4 बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते क्या कह रहा है। व्हाट इज एसेंशियल टू अचीव द ऑब्जेक्टिव इन द वर्कशॉप। कार्यस्थल में लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक है। तो क्या आवश्यक है, वहाँ पर इफेक्टिव कम्युनिकेशन आवश्यक है। क्या आवश्यक है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन आवश्यक होगा, बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर क्या, A3 बिल्कुल सही होगा। इफेक्टिव कम्युनिकेशन किसी ऑफिस या वर्क प्लेस पर कंपनी के लक्ष्यों को समय पर पूरा करने के लिए टीम के बीच जो है, टीम के बीच आपका क्या होना चाहिए, इफेक्टिव कम्युनिकेशन होना सबसे ज़रूरी है। इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका क्वेश्चन का आंसर होगा A3 इफेक्टिव कम्युनिकेशन। क्या होगा, इफेक्टिव कम्युनिकेशन A3 बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते क्या कह रहा है। What is an individual association with other members to achieve a common goal in an efficient and creative way। एक साझा लक्ष्य को कुशल और रचनात्मक तरीके से प्राप्त करने के लिए एक व्यक्ति का अन्य सदस्यों के साथ सहयोग क्या है। तो क्या होगा सर जी, यहाँ पर पूछ रहा है एक साझा लक्ष्य कुशल रचनात्मक तरीके से प्राप्त करने के लिए व्यक्ति का अन्य सदस्यों के साथ सहयोग क्या होगा। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, आंसर आ जाएगा टीम वर्क। क्या होगा, टीम वर्क में ही तो होता है ऐसा, टीम वर्क में ही तो बहुत सारे लोग मिलकर एक ही चीज़ पर काम करते हैं ना। तो ऑप्शन नंबर A3 बिल्कुल सही होगा आपका यहाँ पर। क्या होगा सर जी, टीम वर्क होगा आपका यहाँ पर। जब कोई लोग मिलकर किसी एक कॉमन टारगेट को पूरा करने के लिए, क्या किसी एक टारगेट यानी कॉमन टारगेट को पूरा करने के लिए एक साथ रचनात्मक तरीके से काम करते हैं, तो सर जी उसे क्या कहते हैं, हम टीम वर्क कहते हैं। क्या कहते हैं, टीम वर्क कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। व्हाट इज द डिसएग्रीमेंट ऑफ आर्गूमेंट बिटवीन इंडिविजुअल ऑफ ग्रुप। व्यक्तियों या लोगों के समूह के बीच असहमति या तर्क क्या है। असहमति या तर्क क्या है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो व्यक्तियों या लोगों के समूह के बीच असहमति या तर्क क्या है। तो यहाँ पर आंसर थोड़ा कंफ्यूज करता है। मैंने भी इस क्वेश्चन में थोड़ा, आपको लगता होगा मुझे कि आपको इसमें कन्फ्यूजन आती होगी। अगर आप पढ़ें तो मुझे पता, आपको आंसर पता होगा। तो ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन को समझिए क्या कह रहा है कि व्यक्तियों या लोगों के समूह के बीच असहमति यानी तर्क, और असहमति या तर्क क्या है। तो वहाँ पर आपका क्या होगा, वो आपका वहाँ पर होगा आंसर जो A3 होगा, कॉन्फ्लिक्ट यानी संघर्ष होगा। क्या होगा, संघर्ष होगा। ऑप्शन नंबर A3 बिल्कुल सही होगा। संघर्ष होगा। कैसे होगा, दो लोगों या ग्रुप्स के बीच विचारों की गहराई, असहमति, बहस या आपसी टकराव को मैनेजमेंट की भाषा में आप क्या कहते हैं सर जी, कॉन्फ्लिक्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कॉन्फ्लिक्ट कहा जाता है। इस क्वेश्चन को याद कर लेना, ये क्वेश्चन भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना आपके अनदर क्वेश्चन इम्पोर्टेंट थे, ठीक है। यहाँ पर 50 क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं, 50 के 50 आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑप्शन नंबर A3 बिल्कुल सही होगा। यहाँ पर क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट। बैक टू बैक यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन भी इसी तरह है। क्या कह रहा है, व्हाट आर द कमेंट्स मेड अबाउट योर एक्शन और क्या परफॉर्मेंस स्पेशली रिगार्डिंग योर वीकनेस। आपके कार्यों या प्रदर्शन, खासकर आपकी कमजोरी के बारे में क्या टिप्पणियाँ की जाती हैं। तो ये क्या है, आप तरह से ये क्या है। तो सर जी ये क्या होगा आपका, ये होगा हमारा
क्रिटिज्म क्या होगा? क्रिटिज्म होगा, आलोचना होगी। क्या होगी सर जी? ये आलोचना होगी। ऑप्शन नंबर ए 2 बिल्कुल सही होगा। या क्या होगा? आलोचना। जहाँ पर पूछ रहा है आपके कार्य या प्रदर्शन, खासकर आपकी कामजोरी के बारे में क्या टिप्पणियाँ की जाती हैं, तो आपकी वो क्या होगा? तो क्या होगा सर जी? क्रिटिज्म होगा। ऑप्शन नंबर ए 2 बिल्कुल सही होगा। आलोचना होगी। क्या होगी? आलोचना। जब कोई आपके काम के प्रदर्शन या कमियों को सुधारने के लिए उनके बारे में बातें या टिप्पणियाँ करता है, तो उसे सर जी क्या कहते हैं? हम क्रिटिज्म या आलोचना कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिटिज्म या आलोचना कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए 2 बिल्कुल सही होगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन देखते क्या कह रहा है। व्हाट इज द प्रोग्रेशन ऑफ द प्रोफेशनल लाइफ? प्रोग्रेशन ऑफ द प्रोफेशनल लाइफ, पेशेवर जीवन की प्रगति क्या है? पेशेवर जीवन की प्रगति क्या है? जॉब तो नहीं होगा सर जी, बहुत से लोग लगा के चले आएंगे। जॉब नहीं होगा, ना ही आपका लक्ष्य होगा, ना ही आपका कार्य होगा। होगा क्या सर जी? पेशेवर जीवन की प्रगति को क्या कहते हैं सर जी? हम करियर कहते हैं। क्या कहते हैं? करियर कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए 4 बिल्कुल सही होगा। क्या होगा सर जी? करियर होगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए 4 बिल्कुल सही होगा। करियर किसी व्यक्ति के पूरे प्रोफेशनल जीवन में होने वाली लगातार तरक्की, प्रगति के सफ़र को उसका क्या है? करियर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? करियर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए 4 बिल्कुल सही होगा, करियर। अगला क्वेश्चन देखते क्या कह रहा है। व्हाट इज द प्रोसेस बाय विच वी कैन अंडरस्टैंड द एवर चेंजिंग वर्ल्ड ऑफ वर्क एंड इंडस्ट्री नीड्स? वह प्रक्रिया, ठीक है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा हम निरंतर बदलती दुनिया, उद्योग की ज़रूरतों को समझते हैं, वो क्या होती है? जॉब सर्च से तो सर जी आपका ये नहीं होगा। क्यों? जॉब सर्च नहीं होगा यहाँ पर। वो होगा किससे सर जी? मार्केट स्कैन से होगा। ये सब चीज़ आपको जानना है तो मार्केट स्कैन का यूज करिए। क्या होगा? मार्केट स्कैन। ऑप्शन नंबर ए 2 बिल्कुल सही होगा। मार्केट स्कैन या कहिए बाजार विश्लेषण, हिंदी में क्या होता है? और बाजार विश्लेषण। और क्या होगा? मार्केट स्कैन के जरिए हम यह पता लगाते हैं कि आजकल इंडस्ट्री में किस नए हुनर या तकनीकी की मांग चल रही है। ऑप्शन नंबर ए 2 बिल्कुल सही होगा, मार्केट स्कैन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते क्या कर रहा है। व्हाट इज डिफाइंड एज द रूल्स ऑफ पोलाइट एंड करेक्ट बिहेवियर? विनम्र सही व्यवहार के नियम क्या हैं? विनम्र और सही व्यवहार के नियम क्या होते हैं? इस क्वेश्चन में बहुत से लोग क्या होते हैं? फंसते हैं। क्या होते हैं? फंसते होते हैं। विनम्र और सही व्यवहार के नियम को आप क्या कहते हैं सर जी? शिष्टाचार कहते हैं। क्या कहते हैं? शिष्टाचार कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए 4 बिल्कुल सही होगा। आप अपने बारे में कभी सुने होंगे, बहुत शिष्टाचारी, शिष्ट है, ऐसा वर्ड बहुत पहले यूज किया जाता था। क्या होगा? एटिक्यूटेड होगा। ऑप्शन नंबर ए 4 बिल्कुल सही होगा, शिष्टाचार। समाज या वर्क प्लेस पर दूसरों के साथ विनम्रपूर्ण यानी विनम्रतापूर्वक और सही ढंग से पेश आने के नियम को आप सर जी शिष्टाचार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शिष्टाचार कहा जाता है। ना ही कम्युनिकेशन, ना ही ग्रूमिंग, ना करियर, ये तीनों नहीं कहे जाते। कहा किया जाता है? शिष्टाचार कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए 4 बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते क्या कह रहा है। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग स्टेप टू लुक नीट एंड प्रेजेंटेबल? साफ सुथरा, आकर्षक दिखने के लिए कदम उठाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? साफ सुथरा और आकर्षक। क्या? साफ सुथरा और आकर्षक दिखने के लिए कदम उठाने की प्रक्रिया को आप सर जी क्या कहते हैं? सौंदर्य कहते हैं। क्या कहते हैं सर जी? सौंदर्य कहते हैं, ग्रूमिंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए 3 बिल्कुल सही होगा, सौंदर्य होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 3 बिल्कुल सही होगा, ग्रूमिंग। क्या होगा? ग्रूमिंग। खुद को साफ सुथरा, अच्छे कपड़ों में और प्रोफेशनल तरीके से आकर्षक दिखाने की पूरी कला या कहिए प्रोसेस को ग्रूमिंग कहते हैं। क्या कहते हैं सर जी? ग्रूमिंग कहते हैं। हिंदी में उसे सौंदर्य कहते हैं, ग्रूमिंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए 3 बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। व्हाट इज द मेन रिस्क रिलेटेड टू क्लाउड कंप्यूटिंग? क्लाउड कंप्यूटिंग से संबंधित मुख्य जोखिम क्या है? क्लाउड कंप्यूटिंग से संबंधित मुख्य जोखिम जो आपका क्या होगा?
डेटा ब्रीचेस क्या होगा? डेटा ब्रीचेस होगा आपका यहाँ पर क्या होगा? डेटा उल्लंघन होगा। ऑप्शन नंबर ए1 बिल्कुल सही होगा, डेटा ब्रीचेस। ऑप्शन नंबर ए1 बिल्कुल सही होगा। हाई सिक्योर, अत्यधिक सुरक्षा, उच्च लागत, बढ़ी हुई दक्षता, ये तीन का तीनों नहीं होगा क्या आपका? डेटा ब्रीचेस होगा। ऑप्शन नंबर ए1 बिल्कुल सही होगा। डेटा उल्लंघन ऑप्शन नंबर ए1 बिल्कुल सही होगा। क्योंकि क्लाउड कंप्यूटिंग में सारा डेटा ऑनलाइन सर्वर पर आपको क्या होता है सर जी? सेव होता है, इसलिए वहाँ डेटा चोरी होने या डेटा लीक होने का सबसे बड़ा खतरा होता है। ठीक है, क्या होता है? डेटा लीक होने, डेटा चोरी होने का सबसे बड़ा खतरा होता है। ऑप्शन नंबर ए1 बिल्कुल सही होगा, डेटा ब्रीचेस। क्या होगा? डेटा ब्रीचेस। अगला क्वेश्चन देखते क्या कह रहा है। व्हाट इज़ 3D प्रिंटिंग? 3D प्रिंटिंग क्या होगा? 3D प्रिंटिंग क्या होता है आपको याद रखना। 3D प्रिंटिंग का मतलब क्या होता है? एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग। क्या होगा? एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग। ऑप्शन नंबर ए4 बिल्कुल सही होगा, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए4 दस्तावेज प्रिंटिंग, पैकेज डिजाइनिंग, इमेजिंग प्रोसेसिंग, ये तीन के तीनों नहीं होगा। क्या होगा? एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग होगा। 3D यानी 3D का क्या होता है? 3 डायमेंशन। क्या होता है? 3 डायमेंशन, जिसे कहते हैं 3D प्रिंटिंग को तकनीकी भाषा में एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। और क्योंकि इसमें मटेरियल की परत दर परत जोड़कर कोई ठोस वस्तु बनाई जाती है, किसमें? 3D प्रिंटिंग में। ऑप्शन नंबर ए4 सही होगा, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग। अगला क्वेश्चन देखते क्या कह रहा है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ डाटा एनालिटिक्स? डाटा एनालिटिक्स का क्या महत्व है? क्या होगा? डाटा एनालिटिक्स का क्या महत्व होगा? एक्सट्रैक्ट वैल्यूएबल इनसाइट फ्रॉम डाटा। डेटा में मूल्यांकन जानकारी प्राप्त करना आपका डेटा एनालिटिक्स का महत्व होगा, इंपॉर्टेंस होगा। ऑप्शन नंबर ए2 बिल्कुल सही होगा। यहाँ पर आपका क्या? एक्सट्रैक्ट वैल्यूएबल इनसाइट फ्रॉम डाटा, यानी डेटा एनालिटिक्स का असली महत्व यह है कि यह बिखरी हुई और बड़ी जानकारी यानी बहुत बड़े डाटा में से आपका क्या काम की जरूरी निष्कर्ष, कीमती इंसाइट, यानी इंसाइट मतलब जो छिपा हुआ होता है, एक्सट्रैक्ट वैल्यूएबल इंसाइट निकालना, ये आपका क्या होगा? डेटा एनालिटिक्स का महत्व होगा। क्या होगा? डेटा एनालिटिक्स का महत्व होगा। अगला क्वेश्चन देखते क्या कह रहा है। व्हाट इज़ द डिसएडवांटेज? क्या पूछ रहा है? डिसएडवांटेज पूछ रहा है। व्हाट इज़ द डिसएडवांटेज ऑफ 3D प्रिंटिंग? डिसएडवांटेज आपको बताना है 3D प्रिंटिंग का। 3D प्रिंटिंग का नुकसान क्या है आपका यहाँ पर ये बताना है। तो सर जी वहाँ पर नुकसान आपका यही होता है वहाँ पर कि वो क्या होता है? लिमिटेड मटेरियल रेंज होती है, सीमित सामग्री रेंज होती है। ये आपका एक तरह से क्या है? नुकसान आपका 3D प्रिंटिंग का। बाकी कुछ नहीं है। तेज उत्पादन, अनुकूलन, कम अपशिष्ट, ये आपके क्या नुकसान नहीं है आपके 3D प्रिंटिंग के। बाकी यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या होगा? 3D प्रिंटिंग का नुकसान क्या होगा? लिमिटेड मटेरियल रेंज। क्या होगा? लिमिटेड मटेरियल रेंज होगा आपका यहाँ पर 3D प्रिंटिंग का एक नुकसान। क्या होगा? लिमिटेड मटेरियल रेंज। 3D प्रिंटिंग का एक बड़ा नुकसान यह है कि इसमें अभी भी केवल कुछ सीमित प्लास्टिक धातुओं, लिमिटेड मटेरियल रेंज का ही इस्तेमाल किया जा सकता है। ये आपकी क्या है? एक तरह से डिसएडवांटेज है 3D प्रिंटिंग का। अगला क्वेश्चन देखते क्या कह रहा है। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज अ मोबाइल ऐप्स फॉर लर्निंग? निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के लिए एक मोबाइल ऐप है? सीखने के लिए इसमें से मैं कहता हूँ 80% लड़के क्वेश्चन का आंसर गलत कर देंगे अगर इस क्वेश्चन को अच्छे से नहीं पढ़े हैं तो। ठीक है, क्योंकि मैंने टेस्ट में देखा था यहाँ पर लड़के ज़्यादातर गलत किए थे, अच्छे से अच्छे लड़के यहाँ पर गलत कर दिए थे। ठीक है, और कंफ्यूज किन दोनों में होते? इन दोनों में नहीं हुए थे। ठीक है, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन में कंफ्यूज नहीं हुए थे, डुओलिंगो यूट्यूब में कंफ्यूज हो गए थे। ठीक है, डुओलिंगो और यूट्यूब पे कंफ्यूज हो गए थे, बट आपको इसके बाद नहीं होना। डुओलिंगो होता है क्या? आपके सीखने के लिए मोबाइल ऐप क्या होता है? डुओलिंगो होता है। डुओलिंगो होता है। ऑप्शन नंबर ए2 बिल्कुल सही होगा, डुओलिंगो। इस पर आप बहुत भी तरह के आपको क्या सीखते हैं? लैंग्वेजेस सीखते हैं। डुओलिंगो दुनिया का एक बेहतर, लोकप्रिय और एजुकेशनल मोबाइल ऐप है आपका। ये भी याद रखना है, जिसका उपयोग नई नई भाषाएं, न्यू लैंग्वेज को सीखने के लिए किया जाता है। सीखने के लिए किया जाता है। यहाँ पर YouTube उतना बेहतर ऑप्शन नहीं है, आपका मोबाइल एप्लीकेशन नहीं है जितना बेहतर डुओलिंगो होगा। आपको याद रखना है, किसी भी तरह का डाउट होता वो पूछ लेना, बट यहाँ पर आपका पर्पज़ ये है कि क्वेश्चन को अच्छे से समझना, आंसर करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते क्या कह रहा है। इसका आंसर ए2 बिल्कुल सही होगा, डुओलिंगो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ यूजिंग
ऑगमेंटेड रियलिटी, AR इसका शॉर्ट नेम होता है, आपसे पूछ सकता है AR का फुल फॉर्म बताइए, तो सर जी वहाँ पर क्या होगा, ऑगमेंटेड रियलिटी होगा। क्या होगा इसका फुल फॉर्म, ऑगमेंटेड रियलिटी होगा। सर्वाधिक वास्तविकता ऑगमेंटेड रियलिटी के उपयोग का क्या लाभ है, तो क्या होगा, तो यहाँ पर इसका आंसर होगा इनहैंस यूजर एक्सपीरियंस। क्या होगा सर जी यहाँ पर, ए ऑप्शन नंबर A1 बिल्कुल सही होगा, इनहैंस यूजर एक्सपीरियंस। ऑगमेंटेड रियलिटी यानी AR के जरिए असली दुनिया के ऊपर डिजिटल ग्राफिक्स दिखाए जाते हैं, जिससे यूजर का यानी असली दुनिया के ऊपर डिजिटल ग्राफिक्स दिखाए जाते हैं, जिससे यूजर का अनुभव बहुत ही शानदार होता है और बेहतर होता है, यानी इनहैंस यूजर एक्सपीरियंस हो जाता है। ऑप्शन नंबर A1 बिल्कुल सही हो जाता है आपका, इनहैंस यूजर एक्सपीरियंस होगा। उपयोगकर्ता के अनुभव को सुधार, उपयोगकर्ता अनुभव में सुधार आपका बिल्कुल सही होगा। ऑगमेंटेड रियलिटी, यहाँ पर 2 क्वेश्चन बनते हैं, AR का फुल फॉर्म ऑगमेंटेड रियलिटी और इसका लाभ क्या है, उपयोगकर्ता अनुभव में सुधार। अगला क्वेश्चन और इस वीडियो का, इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। मैंने 3 मॉडल कंप्लीट कर दिए हैं और वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक कर देना, और जो आपके छोटे मित्र, जो आपके दोस्त इस कोर्स को करना चाहते हैं या कर रहे हैं बट उनको इस चीज़ से अवेयर नहीं है, तो आप उनके साथ एक बार इस चीज़ को साझा कर सकते हैं, इस चैनल को साझा कर सकते हैं। और आप भी पहली बार आए हैं तो इस चैनल से जुड़ जाइए, आपके लिए आगे पीछे हर तरह से ये आपके साथ रहने वाला क्या है, चैनल है, जहाँ पर आपको बहुत सारी जानकारी मिलने वाली है। और इस पर मैंने प्रोवाइड भी कर चुका हूँ, आप जाकर चैनल पर बहुत सारी वीडियो हैं जो आप देख सकते हैं और अपने जो प्रिपरेशन है उसको और मजबूत कर सकते हैं। और रही बात जो पुराना मैंने बोला था कि आपको बताना है कि आपने 50 में से, ठीक है, कितने 50 में से कितने आंसर आपने सही किए हैं, यह आपको यहाँ पर बताना है कि 50 में से आपने कितने आंसर यहाँ पर सही किए हैं। और एक चीज़ बताना, आप किस ट्रेड से बिलोंग करते हैं। आप बात करते हो क्वेश्चन नंबर 50 की, व्हाट इज अ डिजिटल ट्विन। डिजिटल ट्विन क्या आता है, डिजिटल ट्विन क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 50, ठीक है। डिजिटल ट्विन का मतलब होता है किसी असली भौतिक वस्तु, क्या होता है डिजिटल ट्विन का मतलब, किसी असली भौतिक वस्तु या मशीन का हूबहू, क्या हूबहू कंप्यूटर पर एक वर्चुअल या आभासी मॉडल यानी वर्चुअल मॉडल तैयार करना ताकि उसकी टेस्टिंग की जा सके, ये आपका क्या होता है, डिजिटल ट्विन होता है। मतलब एक वर्चुअल मॉडल डिजाइन टू रिफ्लेक्ट अ फिजिकल ऑब्जेक्ट, एक भौतिक वस्तु को प्रतिबिंबित करने के लिए डिजाइन किया गया एक आभासी मॉडल टूल है आपका, क्या सर जी, डिजिटल ट्विन। ऑप्शन नंबर A1 बिल्कुल सही होगा, ए वर्चुअल मॉडल डिजाइन टू रिफ्लेक्ट अ फिजिकल ऑब्जेक्ट। ऑप्शन नंबर यहाँ पर A1 बिल्कुल सही होगा, ठीक है, डिजिटल ट्विन। डिजिटल ट्विन का आंसर आपका यहाँ पर यही होगा, एक भौतिक वस्तु को प्रतिबिंबित करने के लिए डिजाइन किया गया एक आभासी टूल होता है, क्या, डिजिटल ट्विन। क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर A1 बिल्कुल सही होगा आपका यहाँ पर। डिजिटल ट्विन का मतलब यही होता है सर जी, असली भौतिक वस्तु को मशीन हो सकती है, असली भौतिक वस्तु या मशीन हो सकती है, जिसे हूबहू कंप्यूटर पर एक वर्चुअल या आभासी मॉडल यानी वर्चुअल मॉडल के तैयार करना ताकि उसे टेस्टिंग किया जा सके। ऑप्शन नंबर आपका A1 बिल्कुल सही होगा, आपको याद रखना है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर मॉडल 3 कंप्लीट कर लिए और इस वीडियो में 50 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी कंप्लीट कर लिए, ठीक है। अब आपको बताना 50 में से कितने मार्क्स आप यहाँ पर कर पाएँ, कितना स्कोर आप कर पाएँ, ये बताना। फीडबैक ज़रूर दे के जाना कि आपने इस वीडियो में और क्या सुधार हो सकता है या आगे क्या आपको चाहिए। जो भी डाउट हो वो पूछना कमेंट बॉक्स पर, कमेंट बॉक्स का यही पर्पज़ होता है। और वीडियो को लाइक करना, वीडियो अच्छी लगी हो, नॉलेजेबल वीडियो हुई हो, आपको लगा हो तो आपको वीडियो को लाइक करना है। और साथ ही साथ आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए चैनल है। और जो आपके नए साथी इस कोर्स को करना चाहते हैं या कर रहे हैं उनके साथ भी शेयर कर देना। बाकी मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर किसी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। ओके, तो अपनी प्रिपरेशन को जारी रखना एग्ज़ाम तक, और ख़ासकर अपनी हेल्थ का ख्याल रखना, तभी सब कुछ मैटर करता है। ओके, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।